तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लू वेब। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर क्लास 10 का स्टार्ट किया था, लाइफ प्रोसेस, उसी का ये थर्ड पार्ट है। इसमें मैं क्या क्या देखने वाला हूँ, इसमें मैं आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ाने वाला हूँ, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे, बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस ये सारी चीजें पढ़ाई थी। यस या नो? ओके सर, मेरे को लगता है वो सारी चीजें आपको क्लियर होगी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जिसकी लिखा है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं एनिमल जो फॉलो करता है डाइजेशन में या न्यूट्रिशन में, मैं उसको बताने वाला हूं। पहले आप क्लास फर्स्ट को याद कीजिए, पहली वीडियो के बारे में याद कीजिए। क्या मैंने उसमें न्यूट्रिशन पढ़ाया था? होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ाया था। उस न्यूट्रिशन में मैंने क्या बताया था? मैंने उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन के यही 5 स्टेप बताए थे। मैंने वहां पर उसको एक्सप्लेन किया था। जी हाँ, क्या मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया था? उसी को मैं एक बार और रिकैप करा दे रहा हूं। मैं लिखूंगा नहीं इसके बारे में क्योंकि ऑलरेडी हमने लिख रखा है। क्या है वो क्या नाम है? इंजेशन का है। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। यस या नो? इनटेक ऑफ फूड ये पहले से ही हमने पढ़ रखा है, तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। डाइजेशन क्या है सर? बल्कि लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करना, बोले तो स्मॉल सॉल्यूबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या वही डाइजेशन था? अरे ये सारी पहले की बातें हैं, पुरानी बातें हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन, जो ये डाइजेस्ट हुआ है सर, इसको एब्जॉर्ब करना, यही एब्जॉर्प्शन है। ब्लड में मिक्स करना। ओके, एस्टिमुलेशन, ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक पहुंचाना। यस या नो? हर एक सेल तक पहुंचाना और उसका यूज करके अपने बॉडी में डेवलपमेंट कराना, वर्क कराना। क्या ये एस्टिमुलेशन है? मतलब फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है उसको हर एक सेल तक पहुंचाना और उसका यूज करना, इस प्रोसेस को एस्टिमुलेशन कहते हैं। और इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। मैंने ये सारी चीजें बता रखी हैं, ऑलरेडी लिखवा रखी हैं, इसीलिए मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं। अगर आप चाहते हैं लिखना तो फर्स्ट पेज को, पहले लेक्चर को देखिए, वहां से लिख लीजिए। ऑलरेडी आपने पहले पेज पे लिखा होगा तो वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। आगे स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ओके, कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर। सबसे पहले मैं न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा। न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट किया ना हमने। न्यूट्रिशन इन एनिमल में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, जैसे कि मैं एमीबा के बारे में पढ़ाऊंगा। मैं एमीबा के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। एमीबा क्या होता है मेरे को मालूम है सर। एमीबा जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बोले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यस या नो? ओके सर, ये यूनिसेलुलर है। बोले तो ये एक सेल से मिलकर बना है। यस सर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सर मेरे को लगता है ये आपको भी पता है, मुझको भी पता है, तो इसमें टाइम पास क्यों कर रहे हैं सर? थोड़ी सी बतानी तो पड़ती है। ओके सर, मैंने बताया एमीबा जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से मिलकर बना होता है। इसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, जैसे हमारे अंदर एक सिस्टम होती है। ओके, तो इसका एक ही सेल सारा फंक्शन को परफॉर्म करता है। एब्जॉर्प्शन भी वही एक ही सेल करेगा, इजेशन भी वही सेल करेगा, सारे काम को वो खुद परफॉर्म करने वाला है, एक ही सेल से करने वाला है। इसके पास लेवर ऑफ डिवीजन नहीं होती है। मतलब लेवर ऑफ डिवीजन, मैं अपने काम को बांट रखा है। ये पीपीटी डिजाइन हमारे ऑपरेटर करते हैं, मैं रिकॉर्ड करता हूं। ऐसे ही सेम टू सेम क्या हर एक काम को डिवाइड करना ही लेवर ऑफ डिवीजन होता है? ये तो एक ही सेल का है। ये एमीबा जो है यूनिसेलुलर है, इसके अंदर लेवल ऑफ डिवीजन नहीं होता। मतलब अलग अलग काम अलग अलग सेल नहीं करती हैं, ये एक ही सेल सारे काम करती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जो एमीबा फूड कैसे लेता है। एमीबा क्या होता है? इसके पास सूडोपोडिया होता है। देखिए ये जो है इसको सूडोपोडिया कहते हैं। आप लोग भली बात है पहले से जानते हैं। यस सर, ये सूडोपोडिया है। सर इसके पास जब फूड आता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है। सर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करेगा और वो उस फूड पार्टिकल को वो इनगल्फ कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। ओके सर, जैसे ही फूड अंदर जाएगा, ये फूड पार्टिकल था, ये एमीबा के अंदर जाएगा। ये न्यूक्लियस है, सेल यूनिसेलुलर है भाई साहब। यूनिसेलुलर का फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए न्यूक्लियस होता है। सेल चैप्टर याद आ रहा है सर? ओके सर, आगे चलिए सर। ये इंजेशन, पहला प्रोसेस इंजेशन। यस या नो? कैसे इसने फूड को ऑब्टेन किया, इनगल्फ किया? कैसे फूड पार्टिकल को इनगल्फ किया आप लोग बताएंगे? सूडोपोडिया से उसने प्रोजेक्शन बनाया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और उसके बाद से अंदर ले लेता है, डिफ्यूजन कर लेता है। ओके सर, उसके बाद क्या होता है? इंजाइम, वेरियस इंजाइम उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सेल के अंदर होते हैं, लाइसोसोम के अंदर होते हैं। वो उसके पास जाएंगे, फूड वैक्यूल होता है उसके पास होते हैं, फूड वैक्यूल उससे फ्यूज होगा और फूड वैक्यूल उसके ऊपर एंजाइम गिराएगा, उस फूड को डाइजेस्ट करेगा और डाइजेशन के बाद से जो एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरी सेल में एब्जॉर्ब करके हर जगह भेज देगा और उसका यूज करके एनर्जी उससे ऑब्टेन करेगा, उससे सेल ग्रोथ करेगी। यस नो? सेम वही चीजें लिखी है। डाइजेशन में क्या होने वाला है? फूड वैक्यूल यहाँ पे फ्यूज होता हुआ दिख रहा है। बोले तो एंजाइम एंटर फूड वैक्यूल, मतलब फूड पार्टिकल जो है फूड वैक्यूल से मतलब फ्यूज हो गया है और उसमें एंजाइम गिराई जा रही है और डाइजेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद से डाइजेस्टेड फूड को डिफ्यूज आउट, डाइजेस्टेड फूड है तो ऐसे डिफ्यूज आउट हो रहा है, सेल में जा रहा है, पूरे सेल में जा रहा है। उसके बाद से एमीबा ग्रोथ हो रहा है, ये एसिमिलेशन है। इस डाइजेस्टेड फूड को यूज करके एमीबा ग्रोथ कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। मतलब एब्जॉर्ब फूड है उसको यूज करना अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, एसिमिलेशन। उसके बाद से मैं बताता हूँ इजेशन के बारे में।
क्या अनडाइजेस्टेड फूड भी होगा, वेस्ट मटेरियल भी होगा। पूरे फूड में तो पूरे के पूरे पार्टिकल यूजफुल नहीं होते हैं, पूरे के पूरे चीज इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट तो होते नहीं है सर, उसमें कुछ टॉक्सिक चीजें भी होती हैं, कुछ बेकार मटेरियल भी होता है, वो निकाल देता है, सेल बाहर निकाल देता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड गेट थ्रो आउट, बाहर फेंक देता है। यस या नो? अब मैं इस पूरे सेल को जैसे एक एक सेल किसी चीज को इनगल्फ कर रहा है और ऐसे परफॉर्म करके डाइजेशन कर रहा है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सेल ईटिंग। एक सेल ने किसी चीज को खाया, इसको कहते हैं सेल ईटिंग। सेल ईटिंग या सेल फीडिंग, सेल फीडिंग, फीड कर रहा है, खा रहा है, तो सेल फीडिंग। इसका नाम भी एक दिया गया है फैगोसाइटोसिस। सर 9th क्लास का मेरे को चैप्टर याद है सर, सेल चैप्टर में पढ़ा था मैंने, मेरे को आता है क्या, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एमीवा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। यहाँ पे एमीवा की जगह कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो भी फैगोसाइटोसिस लगेगा। एक सेल, इसी को कहते हैं सेल फीडिंग, यहाँ पे लिखा भी है सेल फीडिंग। कैसे सेल किसी चीज को इनगल्फ कर रही है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ, इस पूरे प्रोसेस को मैं सर फैगोसाइटोसिस कहता हूँ। और यही फैगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या सर, सेल ड्रिंकिंग है? यस सर, सेल ड्रिंकिंग को क्या कहता हूँ, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, अरे याद आ रहा है क्या, पिनोसाइटोसिस? सर मेरे को याद आता है सर, मेरे को 9th की चीजें याद है सर, एक बार आप रिकैप करा दे रहे और अच्छा लग रहा है सर। फैगोसाइटोसिस सेल फीडिंग, पिनोसाइटोसिस सर सेल ड्रिंकिंग, सर सेल पानी पीता है, बोले तो सेल ड्रिंकिंग क्या कहते हैं सर, सेल ड्रिंकिंग को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। मेरे को लग रहा है आपको समझ में आया। यस, डबल स्टार पॉइंट है, आपको समझ में आएगा, पिनोसाइटोसिस आनी चाहिए। ओके, मैंने यहाँ पे न्यूट्रिशन इन एमीवा खत्म किया। सेम वैसे ही चलता है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, क्योंकि पैरामीशियम ही तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, डिट्टो उसी की तरह होता है। पैरामीशियम इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यस, इसके बारे में भी आप जानते हैं। इसके पास ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये हेयर होती हैं जो क्या करती हैं, फूड अगर यहाँ पे है तो ये एकदम कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या मूवमेंट्स करती हैं और उस फूड पार्टिकल को यहाँ से मूव करा के उसके माउथ के पास लेके आती है। ये ओरल ग्रुप है और यहाँ पे माउथ होता है, माउथ से अंदर जाता है, मतलब माउथ पोर या माउथ बोलिए, उसके अंदर जाएगा, उसके बाद से वही आएगा, वैक्यूल आएगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा और एसिमिलेशन यूज करके ग्रोथ होगा और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देगा। ये रहा इसका फूड वैक्यूल, दिख रहा है ना। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है जो ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करती है, मतलब आयंस की रेगुलेशन करती है, वाटर को रेगुलेट करती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और जो फूड वैक्यूल है वो फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। मेरे को लगता है ये आता है, इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये इसका न्यूक्लियस है, वैसे तो ये क्या नाम वैक्यूल की तरह लग रहा है, लेकिन है ये न्यूक्लियस, है ना, डायग्राम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे एनल पोर है, यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड को निकाला जाता है। और ये सीलिया है, क्या है, ये सीलिया है, छोटे से हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि फूड को माउथ के पास या इसके मूवमेंट में वाटर को मूव कराते हैं और मूव करते हैं। इसको क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव करती है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पैरामीशियम जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विच हैव सीलिया, जिसके पास सीलिया है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। ओके सर, इसके अंदर ये सेम टू सेम एमीवा वाला डाइजेशन है। इसके बारे में ज्यादा पूछता भी नहीं है तो मैं बताऊंगा भी नहीं, पीछे वाला सेम टू सेम है, उसको आप लिख भी सकते हैं, चाहे तो लिखने की कोई मतलब नहीं है। आगे पढ़ते हैं। अब न्यूट्रिशन इन केस में आने वाला है ह्यूमन, इसी का इतने देर से इंतजार था, बहुत देर से हम इसका इंतजार करते थे, आखिर ये आ गया। मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल बताने वाला हूँ, तो सॉरी ह्यूमन बींग्स बताने वाला हूँ। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में जो माउथ, आप लोग जानते हैं 7th में भी पढ़ा होगा डाइजेशन को, होता क्या है, माउथ से लेकर के, माउथ में मैं फूड लेके जाता हूँ, उसके बाद से अलग अलग ट्यूब, अलग अलग ग्लैंड सिक्रेशन देती हैं, डाइजेशन होता है। और तो मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो माउथ से लेकर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है सारे, एनल तक, माउथ टू एनल तक जो ट्यूब है, इस पूरे ट्यूब को मैंने एक नाम दिया है एलिमेंट्री कैनाल। क्या नाम दिया है, एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी लेंथ जो होती है 9 मीटर होती है। ये आपको याद रखना है। तो यही लिखा है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल विच रन आउट माउथ टू एनस इज 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब। जो माउथ से लेके एनस तक, सोचिए 9 मीटर, 9 मीटर कम नहीं होता है सर, 9 मीटर कम नहीं होता है। ये सोचिए हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की लेंथ जो है माउथ से लेके एनस तक, उस पूरी ट्यूब की लेंथ कितनी है, 9 मीटर है। और इस ट्यूब का नाम मैंने दिया, स्पेसिफिक नाम दिया। क्या नाम दिया सर, मैंने नाम दिया एलिमेंट्री कैनाल। ओके सर, एलिमेंट्री कैनाल आपको समझ में आ गया। उसके बाद से डाइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखिए सर। डाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल। बार बार इस पे डिस्कस किया है, 1000 बार डिस्कस किया है, वही डेफिनेशन लिखी हुई है, कोई नई बात नहीं लिखी हुई है। आपके अकॉर्डिंग क्या कोई नई बात लिखी हुई है,
क्या सर ये प्रोसेस है जिसमें फूड जो कंटेन करता है लार्ज इनसॉल्युबल बड़े मॉलिक्यूलों को मतलब कंटेन करके रखता है जो कि सॉल्युबल नहीं है, उसको कन्वर्ट करना छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ताकि ब्लड में घुल सके यार, ब्लड में सॉल्युबल हो सके सर, इसीलिए क्या छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। यही प्रोसेस का नाम मैंने दे रखा है, क्या नाम दे रखा है सर? डाइजेशन नाम दे रखा है। क्या नाम दिया है सर? डाइजेशन नाम दिया है। इस पूरे प्रोसेस को डाइजेशन दिया। मैंने यहाँ पे एक मतलब फ्लो चार्ट में ही बनाया, लार्ज इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फूड जो है उसको स्मॉल सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने कोई प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। अरे भाई साहब मेरे को लग रहा आ रहा है, अरे आना भी चाहिए यार, इसमें तो कुछ नया बता भी नहीं रहा मैं। उसके बाद से बक्कल कैविटी के बारे में पहले बात डिस्कस करते हैं। बक्कल कैविटी क्या है? ये जो माउथ के अंदर जो कैविटी दिख रही है ना, इस कैविटी को कहते हैं बक्कल कैविटी। डाइजेशन स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से। डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। तो मैं सबसे पहले बक्कल कैविटी बनाने वाला हूं। बक्कल कैविटी में इन माउथ बोथ फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन अकर, उसके बाद से टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन। ओके, यहाँ पे देखिए डाइजेशन जनरली दो तरह का होता है। डाइजेशन कितने तरह का होता है सर? डाइजेशन दो तरह का होता है। डाइजेशन जो होता है सर दो तरह का होता है। ओके सर, डाइजेशन दो तरह का होता है। आपने बोला मैंने मान लिया, मैंने मान लिया सर, मैंने मान लिया सर। ओके सर, एक हो गया केमिकल डाइजेशन, एक हो गया केमिकल डाइजेशन, और एक हो गया फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन सर, फिजिकल जो डाइजेशन होता है ना, इसमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। और केमिकल डाइजेशन में रिक्वायरमेंट होती है सर, किसकी रिक्वायरमेंट होती है सर? इसमें रिक्वायरमेंट होती है सर, इसमें रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की? केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है, इंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। बोलो तो केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे डाइजेशन जहाँ पे केमिकल की रिक्वायरमेंट है यानी इंजाइम की रिक्वायरमेंट है, उस केमिकल का नाम हम डाइजेशन में इंजाइम देने वाला हूँ। उस इंजाइम की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब केमिकल डाइजेशन हो रहा है। अब फिजिकल डाइजेशन में फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मेरी टीथ है, मैं बड़े बड़े फूड को, ये मॉलिक्यूल जो है इतना बड़ा फूड होता है, बल्कि फूड होता है, उसको मैं अपने दांतों के हेल्प से मतलब ग्राइंड करता हूँ, उसको बाइट करता हूँ ताकि वो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। ये फिजिकल हो रहा है सर। सर ये फिजिकल हो रहा है सर, तो माउथ के अंदर फिजिकल डाइजेशन होता है, दांत के थ्रू होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ये आपको आता है, ये आपको आता है सर। टीथ जो होती है फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन माउथ के अंदर केमिकल डाइजेशन भी होता है। बोले तो सलाइवा भी सीक्रेट होती है, सैलिवरी ग्लैंड भी माउथ में पाई जाती है। जो आपके माउथ में सलाइवा जो वाटर टाइप का लिक्विड निकलता है उसी को सलाइवा कहते हैं सर, वो केमिकल डाइजेशन कराता है। तो टीथ में दोनों हो रहे हैं, केमिकल डाइजेशन और फिजिकल डाइजेशन। आगे डिटेल में पढ़ने वाले, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन मैं अभी आपको बस ये बताना चाहता हूं, अगर मैं कह रहा हूं माउथ में दोनों डाइजेशन होता है। कौन कौन से सर? सर एक फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। उसके बाद से टीथ जो होते हैं फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दिक्कत बस यही 2 पॉइंट लिखी हुई है, मेरे को लग रहा आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे देखिए टाइप ऑफ टीथ। पहले टीथ के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं पहले फिजिकल डाइजेशन पढ़ा देता हूँ, केमिकल डाइजेशन में तो थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि पूरी आगे ट्यूब में केमिकल डाइजेशन होने वाला है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में केमिकल डाइजेशन होने वाला है, बस माउथ में एक फिजिकल डाइजेशन होता है। तो मैं फिजिकल डाइजेशन के बारे में पढ़ाता हूँ। फिजिकल डाइजेशन में टीथ हेल्प करती है क्या? तो मैं सबसे पहले टीथ के बारे में बताता हूँ, जिसके आपके टाइप बताने हैं। मेरे को क्या बताना है? आपको टाइप बताना है। क्या बताना है? टाइप बताना है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ टीथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टाइप्स ऑफ टीथ लिखते हैं। एक सही टाइप ऑफ टीथ हो गया, एक साइड उसके फंक्शन लिख देता हूं। सर टीथ देखते हैं, सर उसके फंक्शन देखते हैं, और उसके नंबर भी इसी का देख लेते हैं, है ना, नंबर भी देखते जाते हैं। दोनों चीज आपको ऑलरेडी आता होगा मेरे को लगता है, 7th क्लास की चीजें हैं। सर पहला टाइप मैं बताना चाहता हूं, जो मैं पहला टाइप बताना चाहता हूं टीथ का, वो इंसीजर। बोले तो इंसीजर, आगे के जो फ्लैट बोन, आगे के जो फ्लैट टीथ हैं, ऊपर के 4 नीचे के 4, बोले तो आगे के 4 नीचे के 4 जो फ्लैट टीथ है उसको मैं क्या कहता हूं सर? उनको मैं इंसीजर कहता हूं। क्या कहता हूं? इंसीजर कहता हूं। ओके सर। सर इंसीजर का काम क्या है? सर इंसीजर का काम बाइटिंग है सर, काटने के लिए। आप किसी को दांत काटते हैं, आप उसी के हेल्प से काटते हैं, यस या नो? आप रोटी को बाइट लेते हैं, किसी भी बाइट को लेने के लिए आप किसकी हेल्प करते हैं? इंसीजर की हेल्प लेते हैं। तो इंसीजर का काम क्या है सर? फंक्शन। सर फंक्शन क्या है सर? बाइटिंग। क्या है? बाइटिंग। तो ये हेल्प करता है बाइटिंग में। ओके, ये फंक्शन, इंसीजर का काम क्या हो गया? बाइटिंग। उसके बाद से देखते हैं, उसके बाद से देखते हैं क्या नाम है, दूसरा टाइप जो हो गया हमारा कैनाइन। कैनाइन। तीसरा जो टाइप होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर। और फोर्थ जो होता है लास्ट वन इज मोलर। ये 4 टाइप के टीथ होती हैं, 4 टाइप के टीथ होते हैं। पहला इंसीजर का बाइटिंग होता है, दूसरा कैनाइन का काम
टीयरिंग, फाड़ना होता है, कोई भी चीज को फाड़ना रहता है तो टीयरिंग की, कैनाइन की जरूरत होती है। जो साइड साइड में नोकीले टाइप के जो तीर दिखते हैं, दो ऊपर दो नीचे, है ना, उनको मैं कैनाइन बोलता हूँ, कैनाइन बोलता हूँ। कैनाइन का काम होता है टीयरिंग। क्या काम होता है? टीयरिंग। बोले तो क्या होता है? टीयरिंग काम होता है सर। उसके अलावा प्री मोलर और मोलर, इनके दोनों के सेम काम है, क्या? चबाना, किसी चीज को चबाना, च्विंग या ग्राइंड करना। ग्राइंडिंग, यस या नो, ग्राइंड करना या चबाना, ये किसके काम है सर? ये काम किसका है? प्री मोलर और मोलर दोनों का है सर। प्री और मोलर का दोनों का काम क्या है? चबाना और ग्राइंड करना फूड को। और टीयरिंग का, वो सॉरी टीथ, कैनाइन का काम क्या है? टीयरिंग, फाड़ना। और इंसिजर का काम क्या है? बाइटिंग। सर इनके नंबर भी बताता चलता हूँ आपको। आपने कभी काउंट किया क्या? ऊपर 4 नीचे 4 इंसिजर होते हैं। आगे के जो फ्लैट बोन होते, वो सॉरी टीथ होते हैं ना, ऊपर के 4 नीचे के 4, इनको कहते हैं इंसिजर। तो 4 + 4 कितने होते हैं? 8। टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो क्या नाम है, आप बताइए इंसिजर कितने होते हैं? 4 + 4 टोटल कितने हुए? 8। तो इन नंबर ऑफ इंसिजर आपके बॉडी में कितने हैं? सो आपके माउथ में कितने हैं? 8 है। 4 ऊपर है, 4 नीचे है, डाउट नहीं होना चाहिए। सर कैनाइन, सर कैनाइन 2 ऊपर है 2 नीचे है, अलग दोनों साइड में 2 है, नीचे भी 2 है, तो 4 हुए टोटल। कितने हुए? 4। तो ओके, 2 + 2 = 4। सर आप हमें ऐड करना सिखा रहे हैं, ऐसा है क्या? प्रीमोलर, क्लीमोलर कितना होता है? ये होता है 2 1 2 3। अभी मैं इसको भी समझाने वाला हूँ। ये होता है प्रीमोलर, जो होता है ना 2 2 4 होता है, 4 + 4 बोले तो 8 होता है। और उसके बाद से मोलर जो होता है वो होता है 6 + 6 बोले तो 12 होता है। कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ओके, ये आपके नंबर ऑफ टीथ हैं, नंबर ऑफ टीथ। अगर आपसे किसी ने पूछा सर इंसीजर की काम कितने होते हैं? इंसीजर आपके बॉडी में 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 होती है। सर कैनाइन पूछे 2 ऊपर 2 नीचे 4 होती हैं। सर आपसे कोई पूछे प्रीमोलर तो आपके ये 4 ऊपर 4 नीचे टोटल 8 होती हैं। अगर आपसे पूछे कोई मोलर, तो मोलर का ये सर ऊपर भी 6 होते हैं, नीचे भी 6 होते हैं, टोटल 12 होते हैं। मैं आपको बताऊं टोटल नंबर ऑफ टीथ, टोटल नंबर ऑफ टीथ काउंट कीजिए। बोले तो टोटल नंबर ऑफ टीथ काउंट कीजिए, यहाँ पे काउंट कीजिए, टोटल काउंट कीजिए। क्या हुआ? 12 20 8 24 32। यस या नो? 32 हुआ कि नहीं? अरे आप लोगों ने सुना होगा 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, क्या यही 32 टोटल टीथ है? अरे 32 टीथ है। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आपको 32 टीथ निकाल दिया, मैंने बता दिया चारों के कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ऊपर कितने पाए जाते हैं, नीचे कितने पाए जाते हैं। मैं इसका ना डेंटल फॉर्मूला बताऊंगा इसके बाद कि कहाँ कहाँ पे पोजीशन है टीथ की, कितने नंबर में, मैं वो भी बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहले आप ये बताइए क्या नंबर ऑफ टीथ 32 होती है? मैं आपको एक चीज इसमें बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी पॉइंट बताना चाहता हूँ। जो लास्ट का जो मोलर होता है, जो लास्ट वाला मोलर होता है, सबसे लास्ट वाला, वो बहुत लेट मतलब ग्रो होता है, 25 के एज में ग्रो होता है। समझ में आ रहा है ना? तो 25 के एज में होता है, इसीलिए उसको विजडम टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजडम टीथ भी कहते हैं। लेट से ग्रो होने को विजडम टीथ कहते हैं, लास्ट मोलर को, है ना? तो ओके, मैं आगे चलता हूँ। मेरे को लगता है टाइप ऑफ टीथ क्लियर है, फंक्शन क्लियर है और उसके नंबर क्लियर है। मैं आगे डेंटल फॉर्मूला के देखता हूँ। डेंटल फॉर्मूला देखेंगे सर, एक बार डेंटल फॉर्मूला देखेंगे। ओके सर, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? मैंने नोटिस किया सर, जो मेरी सिमिट्री बाई सिमिट्री है, मतलब मेरी इधर की सारी चीजें सेम है। इधर एक आंख है, इधर एक आंख है, इधर भी हाथ है, इधर भी हाथ है, दांतों में भी सेम है सर। इधर की जो टीथ है वो इधर भी टीथ सेम ही होती है, मतलब हाफ कर दूंगा तो इधर वाली टीथ सेम टू सेम इधर होती है, मतलब इधर वाला पार्ट जो है इधर वाले पार्ट की कॉपी पेस्ट है। तो मैं इसीलिए मैंने क्या बनाया, ये मेरी टीथ है, मान लीजिए मेरी टीथ के सेट है। एक हो गया अपर जो, ये क्या हो गया मेरा अपर जो हो गया, अपर जो हो गया, ये मेरा लोअर जो हो गया, ये मेरा लोअर जो हो गया। ओके सर, ये मेरा ऊपर वाला जबड़ा, ये नीचे वाला जबड़ा। इधर वाली दांतें दोनों सेम टू सेम है। इधर सोचो, इधर 1 और 2 क्या है? इंसीजर है। इधर भी 2 इंसीजर होंगे, यहाँ पे भी 2 इंसीजर होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आधा डिवाइड कर दिया, मैं आधा लिखूंगा आधा नहीं लिखूंगा। मैं डेंटल फॉर्मूला बनाने के लिए, मैं दांतों की अपनी पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन के साथ नंबर बताने के लिए मैंने डेंटल फॉर्मूला बनाया। ह्यूमन बींग्स का डेंटल फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं, फिर समझाता हूं। 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ये डेंटल फॉर्मूला होता है। ये जो अपर वाला होता है ना, जो ये अपर वाला होता है, इसको कहते हैं अपर जॉ का है। ये अपर जॉ का है, किसका है? अपर जॉ का है। ऊपर वाले जबड़े के दांत हैं, अपर जॉ। और ये जो है लोअर जॉ का है, किसका है? लोअर जॉ का है। आप लोग नोटिस करिए, जो पहला सेट है, जो पहला है वो इंसीजर का है। किसका है? इंसीजर का है। जो पहला 2 नंबर लिखे गए हैं वो इंसीजर का है।
और ये जो है कैनाइन है, क्या है, कैनाइन है। सर ये क्या है, सर ये प्रीमोलर है। और ये क्या है सर, मॉलर है। ये आपके तीत के पोजीशन है। सबसे पहले इंसीजर को लिखते हैं, सबसे पहले किसके बारे में लिखते हैं, इंसीजर को। ये जो है इंसीजर है, क्या है, इंसीजर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर 2 इंसीजर है तो मैंने 2 लिख दिया, नीचे 2 इंसीजर है मैंने 2 लिख दिया, ऊपर 2 नीचे 2, कैनाइन 2 इधर हो गए। अब मैं उसके बाद से कैनाइन एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, कैनाइन एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं, ये कैनाइन का 1 और ऊपर भी 1, क्योंकि मेरे देखो इसके बाद से एक कैनाइन यहाँ पे आएगी, एक कैनाइन यहाँ पे आएगी। तो मैं इधर का लिख रहा हूं, इधर का नहीं लिख रहा हूं, आधा लिख रहा हूं। तो 1 1 मैंने क्या लिखा, 1 1। उसके बाद से 2 और 2 है, मतलब मेरे पास इसके बाद से जो प्रीमोलर है ना, इधर 2 आने वाली है, इधर 2 आने वाली है। ये जो 2 है, ये 2 है, ये प्रीमोलर है, इसीलिए मैंने ऊपर भी 2 नीचे भी 2 लिखा। उसके बाद से 3 है, मतलब ये क्या है, मेरे पास मॉलर है। ये क्या है, मॉलर है, मतलब ये 3 और ये 3, दोनों के दोनों, ऊपर भी 3 मॉलर है, नीचे भी 3 मॉलर है। मेरे को लगता है आपको समझ में आया। एक बार और देखेंगे, एक अच्छी सी चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे, मैंने लिखा 2 1 2 3, ये मेरा डेंटल फॉर्मूला है, 2 1 2 3, ये मेरा डेंटल फॉर्मूला है। सर ये मेरी आधी तीत की सेट है, मैं बस आधा लिख रहा हूं। सर मैं इधर वाला लिख रहा हूं, इधर वाला लिख रहा हूं, क्योंकि इधर वाला सेम होता है। अगर मेरे को आगे का लिखना है, इसी का कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मैं आधा सेट लिख रहा हूं, आधा ऊपर वाला, ये नीचे वाला, पहला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मॉलर, सीक्वेंस में लिखा है, एकदम सीक्वेंस में लिखा है भाई साहब। ओके सर, आपको लग रहा है। अब मैं आपसे पूछ लूं, आपको ये डेंटल फॉर्मूला दिया हो, अब मेरा एक सवाल है, आपको अगर ये डेंटल फॉर्मूला दिया है, क्या आप नंबर ऑफ कैनाइन निकाल सकते हैं? कैनाइन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सर ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, टोटल नंबर ऑफ कैनाइन 2 है, लेकिन आधे में 2 है, आधे में 2 होंगे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, 4। सर कैनाइन मेरे 4 आ रहे हैं, यस नो। एक बार देखिए, एक बार और देखेंगे। सर ये इंसीजर है, क्या है, इंसीजर है। इंसीजर ऊपर 2 है, नीचे 2 है, मतलब मेरे आधे साइड में 4 इंसीजर है, आधे साइड में 4 इंसीजर है। और पूरा करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई कराना रहेगा, तो मेरे पास 8 आने वाला है, यस या नो। बाकी के 2 के आप खुद कैलकुलेट करेंगे, यस या नो। मेरे को सिखाना था बस, ये जर्नली बोर्ड में तो आने वाला नहीं है, ये जनरली सीएचएस का एग्जाम देते हैं या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ओलंपियाड जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहां पे ये बार बार डेंटल फॉर्मूला के बारे में पूछता है, वहां पे सवाल आते रहते हैं। तो खैर मेरा ये इस पे चर्चा की बात नहीं है, आप लोगों को आए तो ठीक है, आ गया होगा, मेरे को लगता है यार इतने अच्छे से बताया गया। मैं आगे देखता हूं, आगे देखता हूं। डेंटल फॉर्मूला सिखा दिया, अब डेंटल फॉर्मूला सिखा दिया, अब दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ किसके बारे में देखते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में देखते हैं। एक टीथ का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, आप लोग यहाँ पे देखिए। सबसे जो ऊपर वाला जो ये पार्ट है, जो चमकीला होता है, इसको डेंटाइन कहते हैं, सॉरी इनेमल कहते हैं ना। इनेमल लिखा नहीं है क्या? ओके लिखा नहीं है, लिख लो इनेमल। ये जो होता है सबसे ऊपर वाला, जो शाइनिंग सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है टीथ का, जो आप लोगों को दिखता है, जो ऊपर वाला शाइनिंग और हार्डेस्ट पार्ट होता है, वो इनेमल होता है। ओके सर, उसके बाद से डेंटाइन आता है, ई भी आ गया यहाँ पे। ये जो पार्ट है ना डेंटाइन, ये डेंटाइन है, उसके अंदर एक कैविटी खाली रहती है जिसको पल्प कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्प कैविटी कहते हैं। ओके सर, पल्प कैविटी में ब्लड कैपिलरीज भरी रहती है, नर्व भरे रहते हैं। ये क्या है? ब्लड्स, कैपिलरी और नर्व्स हैं। इसके अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, बोले तो ब्लड वेसल्स है और नर्व्स हैं। मेरे को लग रहा है आ रहा है तुम लोगों को, इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व भरे हुए हैं। और ये जो पतली सी ट्यूब लाइक जिसके अंदर खाली जगह है, जिसके थ्रू पल्प कैविटी तक पहुंची है नर्व और ब्लड वेसल्स, इस रूट को कहते हैं रूट कैनाल, इस रास्ते को कहते हैं रूट कैनाल। ओके सर, ये आ रहा है और ये हमारा बोन है, बोन है, जबड़े का बोन है, बोले तो जॉ का बोन है। मेरे को लगता है आपको स्ट्रक्चर ऑफ टीथ क्लियर है। ओके सर, उसके बाद से देखिए आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग ऑफ टीथ और टूथ इज इनेमल। इनेमल क्या है? बाहर का। आपसे अगर किसी ने पूछा हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल बताइए, तो आपको किसका नाम लेना है? सर मेरे को नाम लेना है इनेमल का। अगर कोई कह रहा है सर मेरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल बोन है, तो वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। यस सर, हार्डेस्ट मटेरियल इनेमल है। क्या है? इनेमल है हमारे बॉडी का। ओके सर, इनेमल जो है, इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, ये लिखा भी है। उसके बाद से डेंटाइन इज सिमिलर टू बोन, बोन की तरह होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रक्चर में, वो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट से मिलकर बना होता है, साल्ट से मिलकर बना होता है, जैसे बोन मिलकर बने होते हैं। डिट्टो सिमिलर नहीं होते हैं, दोनों डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे सिमिलर होते हैं कुछ चीजों में। उसके बाद से पल्प कैविटी होता है, वो नर्व और ब्लड वेसल्स को यही वो कंटेन करके रखता है। अरे इसीलिए तो हमें दांतों में कुछ होता है, ठंडा गर्म पीते तो सेंसेशन फील होता है, नर्व है तभी तो। और ये शेनो, और वहां के सेलों को फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो ब्लड वेसल्स तो होनी चाहिए। ओके सर, मेरे को लग रहा है आपको समझ में आया, पूरा टीथ का स्ट्रक्चर समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कुछ बीमारियां पढ़नी है हमें दांतों की, वो एक डेंटल कैरीज है और डेंटल प्लक है।
दो बीमारियां पढ़नी है आपके दांतों की। ओके, पहले मैं डेंटल कैरीज बताता हूँ। डेंटल कैरीज क्या होता है, आपके टीथ में कैविटी फॉर्म होती है। क्या होती है, कैविटी फॉर्म होती है। कैसे फॉर्म होगी, आपने डेली, जैसे कि आप डेली मतलब खा ले रहे हैं, सुबह रात को खाते हैं, सोते हैं, सुबह आपका माउथ थोड़ा सा खट्टा खट्टा फील होता है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया, उसमें शुगर प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। वो शुगर को ना बैक्टीरिया वायरस जो हमारे माउथ के अंदर, जो हमारे टीथ के बीच में पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया वायरस क्या करते हैं, शुगर को, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड में। सर कौन करता है, सर जो मेरे माउथ के अंदर बैक्टीरिया पाया जा रहा है, बोलो तो बैक्टीरिया जो पाया जा रहा है मेरे माउथ के अंदर, वो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मेरे बॉडी के अंदर पाया, टीथ के अंदर पाया जा रहा है, वो क्या करता है, शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और एसिड आप लोग जानते हैं, आप लोग तो जानते हैं अच्छे से, जो एसिड होता है वो कोरोजन नेचर का होता है। यही कैविटी फॉर्म कराता है, टीथ के इनेमल को इरोड करने लगता है, इरोड करके कैविटी फॉर्म करेगा, वो कैविटी फॉर्म कराता है। तो यही लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी और होल इन टीथ ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड के एक्शन से टीथ में कैविटी फॉर्म करना, इसी चीज को कहते हैं डेंटल कैरीज। सर आपने बीमारी तो बता दी, इसका तरीका तो बताइए, इससे बचे कैसे, मैं बताऊंगा, प्रिवेंशन अभी बताऊंगा, 1 मिनट बस। उसके बाद ये एसिड बनता क्या है, फॉर्म बाय बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं। ओके, इसी को डेंटल कैरीज कहते हैं। सर इसका प्रिवेंशन यही है, आप डेली ना ब्रश कीजिए और जो टूथपेस्ट यूज कीजिए जिसमें एडिबल बेस हो, ऐसा बेस होना चाहिए जो इस एसिड को, ये जो एसिड बन रहा है सर, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। आपको टूथपेस्ट यूज करना चाहिए ऐसा और अच्छा कंपनी का, जिसमें बेस अच्छी क्वालिटी का हो, जो हमें हार्मफुल भी ना पहुंचाए, और जो एसिड माउथ में बैक्टीरिया ने फॉर्म किया इसको न्यूट्रलाइज कर दे। बेस जो होगा टूथपेस्ट में उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर दे। यस या नो, न्यूट्रलाइज कर दे, जिसका इंपैक्ट ना दिखे। और वो अगर न्यूट्रलाइज हो गया तो समझो वो कैविटी फॉर्म कर पाएगा। नो सर, सीधी सी बात है। मेरे को लग रहा है आपको ये समझ में आ रहा है, मेरे को लग रहा है आपको ये समझ में आ गया। ओके, तो कैसे बचना है, आप टूथपेस्ट यूज कीजिए। पहले के जमाने में आपने देखा होगा ज्यादातर लोग ना नीम की दतवन करते थे, उस जब टूथपेस्ट नहीं था। ऐसा क्यों था, क्योंकि वो चाहते, उस नीम जो है ना वो कड़वा लगता है, इससे पता चला उसके अंदर बेस है, जैसे ना बिटर टेस्ट। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बेस है, और वो बेस जो होता है हमारे माउथ में जो एसिड फॉर्म होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। यस या नो, मेरे को लग रहा समझ में आ रहा है। ओके, गांव वाले बच्चे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद से डेंटल प्लग के बारे में देखते हैं। डेंटल प्लग, हमारे टीथ के ऊपर एक येलोइश स्टिकी लेयर जम जाती है, येलोइश स्टिकी लेयर बन जाती है, इसी बीमारी को कहते हैं डेंटल प्लग। इससे बचने के लिए आपको रेगुलरली क्लीन करनी चाहिए टीथ को, एटलीस्ट दिन में 2 बार तो करनी चाहिए, सुबह और शाम को। मेरे को लगता है समझ में आ रहा है आपको ये बातें। तो क्या होता है, इफ द टीथ आर नॉट रेगुलरली क्लीन, हम रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं, देन द टीथ कवर विथ ए स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल एंड बैक्टीरिया सेल कॉल्ड डेंटल प्लग। जैसे ही हम टीथ को रेगुलरली क्लीन नहीं करते, जिसके कारण ना एक येलोइश स्टिकी लेयर जम जाती है टीथ के ऊपर। वो किस चीज की होती है, फूड पार्टिकल की होती है। किस चीज की होती है, फूड पार्टिकल की होती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, बैक्टीरिया वायरस, वो सब चिपक जाते हैं, दांतों से एक लेयर बना देते हैं। तो इसके कारण, और इससे बचने के लिए आपको रेगुलरली क्लीन करना पड़ेगा टीथ को। ओके सर, अब आते हैं केमिकल डाइजेशन पे। सर केमिकल डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। मेरा यहाँ पे फिजिकल डाइजेशन कंप्लीट हुआ, मैंने यहाँ पे टीथ के बारे में हर एक चीजें कंप्लीट कर दी। टीथ में इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। आप लोग मानिए बात को, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। क्या बोले तो केमिकल डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, सर माउथ से स्टार्ट होता है। सर माउथ में ही सलाइवा निकलती है, माउथ में ही सैलिवरी ग्लैंड होती है, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, जो बक्कल कैविटी होती है कंटेन सैलिवरी ग्लैंड। क्या कंटेन करके रखती है, सैलिवरी ग्लैंड। ओके, हेल्प इन केमिकल डाइजेशन बाय सिक्रेटिंग एंजाइम। ओके, जो क्या नाम है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, सलाइवा निकालती है, एंजाइम उसमें कंटेन रहता है। सलाइवा के अंदर अलग अलग एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम हेल्प करते हैं फूड को डाइजेशन में। मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद से जो सलाइवा होता है, सलाइवा क्या कंटेन कर सकता है, सलाइवा के अंदर क्या मिलता है, सबसे ज्यादा तो पानी मिलता है, अरे वाटर मिलता है। ओके, वाटरी अपीयरेंस इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर, सलाइवा के अंदर सबसे ज्यादा वाटर मिलता है। उसके बाद से सैलिवरी एमाइलेज मिलता है। ये क्या होता है अभी बताएंगे, धीरे धीरे समझेंगे। ओके, सैलिवरी एमाइलेज क्या होता है अभी बताएंगे हम, जस्ट 1 मिनट। ओके, क्या होता है, सलाइवा के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। सैलिवरी एमाइलेज, लाइसोसोमल एंजाइम। क्या होता है, लाइसोसोमल एंजाइम। ओके सर, लाइसोसोमल एंजाइम होता है। और उसके बाद से इलेक्ट्रोलाइट म्यूकस भी होता है। और नेचर ऑफ सलाइवा स्लाइटली एसिडिक होता है, जो कि 6.7 होता है।
आप लोग ये ध्यान दीजिए, जो सलाइवा का नेचर होता है ना वो एसिडिक होता है, 6.7 pH होता है। और इसके अलावा देखिए सलाइवा के अंदर क्या क्या चीजें मिलती है, सलाइवा के अंदर क्या क्या चीजें मिलती है। सर सलाइवा के अंदर, सर सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड निकलता है। सलाइवा कौन निकालता है? माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड है वो निकालते हैं। बोलो तो माउथ में कितनी सैलिवरी ग्लैंड है? कोई पूछे तो तुम लोग बता देना। सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर में पाई जाती है, टोटल 6 पाई जाती है। मेरे बॉडी में, मेरे माउथ में, मेरे बक्कल कैविटी में कितने सैलिवरी ग्लैंड है? 6 है। कितने हैं? 6 है। यहाँ पे लिखा था, कहीं लिखा था यहाँ पे? ओके नहीं लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सैलिवरी ग्लैंड कितनी होती है? 6 होती है, टोटल 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है, ये याद रखना, 6 इन नंबर, है ना, सीधा सी बात है। मैं अभी बताने वाला हूँ क्या सलाइवा क्या क्या कंटेन करके रखता है। सर अभी पीछे पड़ा, सलाइवा जो होता है सबसे ज्यादा वाटर होता है। ओके सर, इसमें कुछ नहीं जानना। उसके बाद से सैलिवरी एमाइलेज था, सैलिवरी एमाइलेज था। सर सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है? सर सैलिवरी एमाइलेज जो होता है, सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है? ये क्या, देखो कहीं भी एमाइलेज दिखे, आप डाइजेशन पढ़ने वाले हैं, कई जगह एमाइलेज आने वाला है। तो देखो एक होता है, अलग अलग एंजाइम के अलग अलग काम होते हैं। मैं 2-4 एंजाइम लिखने वाला हूँ। सबसे पहला एंजाइम लिखूंगा एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज का एक ही काम है, एमाइलेज का एक ही काम है सर, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करना। किसको डाइजेस्ट करना? कार्बोहाइड्रेट का। ओके, एमाइलेज जो होता है ये किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट। कभी भी आपको दिख जाए एमाइलेज, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है। दूसरा, अगर आपको दिख जाए लाइपेज, क्या दिखे? लाइपेज, तो ये किसको डाइजेस्ट करेगा? लाइपेज डाइजेस्ट करेगा लिपिड को। किसको? लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज लिपिड को, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को। ये याद होने चाहिए। एमाइलेज कहीं भी दिखे आपको क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है। एमाइलेज दिखते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए सर ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। अगर और लाइपेज दिखे तो आपके माइंड में ये आना चाहिए लाइपेज सर जी तो लिपिड को डाइजेस्ट करता है। सिंपल सी बात है। तो मैं बताने वाला हूँ सैलिवरी एमाइलेज। इसका नाम सैलिवरी एमाइलेज क्यों है? क्योंकि ये सलाइवा के अंदर मिल रहा है। तो सैलिवरी एमाइलेज का मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला है। सर ये किसको डाइजेस्ट करने वाला है? सर ये डाइजेस्ट करेगा, सर ये डाइजेस्ट करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा किसको? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को जो सर ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। यस या नो? मेरे को लगता है सैलिवरी एमाइलेज से काम समझ में आया। उसके अलावा क्या क्या चीजें मिलती हैं? उसके अलावा क्या क्या चीजें मिल रही हैं इसके अंदर? आप देखिए कहीं ना लाइसोसोमल एंजाइम था। हाँ ये ना लाइसोसोमल एंजाइम। ये क्या है? लाइसोसोमल एंजाइम। ये क्या करती है? लाइसोसोम की जो एंजाइम होती है ना वो बैक्टीरिया वायरस जो फूड के साथ जाते हैं उनको किल करने का हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? किल करते हैं। जिसकी फूड में और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो लाइसोसोमल एंजाइम जो होता है ना ये किल करता है। ये क्या करता है? आगे लिखी है स्लाइड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये क्या करता है? किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड में मिलते हैं। उसके अलावा म्यूकस जो होता है ना ये स्लिपरी बनाता है ताकि फूड ना ईसोफेगस में ना फिसल सके, स्लिपरी हो सके, रफ ना हो। फ्रिक्शन को कम करने के लिए म्यूकस रिलीज करता है और उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलते हैं। आयोनिक बैलेंस करने के लिए हमारे बॉडी को आयन को बैलेंस करने के लिए वो कुछ मतलब निकालता है, बस इतना जानिए। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स है ना। उसके बाद से क्या होता है? नेचर जो होता है एसिडिक होता है। उसके बाद से ये डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है। एक बार शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल दिखता है कैसे। इमेज को आपने बार बार देख रखा है तो भी देख लीजिए। ये जो होता है हमारा क्या होता है? बक्कल कैविटी होता है। ये हमारा बक्कल कैविटी होता है और ये हमारा नेजल कैविटी होता है। ये हमारा नेजल कैविटी होता है। यस या नो? ओके सर, आपको समझ में आ रहा है सर? ये बक्कल कैविटी है और ये नेजल कैविटी है। उसके बाद से क्या है? ये बक्कल कैविटी, नेजल कैविटी एक कॉमन पासेज है। यहाँ पे कॉमन पास रहता है। इसको फेरेक्स नाम पीछे देख रखा है, फेरेक्स नाम दे रखा है। और यस या नो? ओके, और ये जो फूड पाइप है, फूड पाइप जिसका नाम ईसोफेगस है, ये क्या है? फूड पाइप है। ओके सर, ये मेरे को मालूम है सर, फूड पाइप होता है जिसका नाम ईसोफेगस होता है। आगे पढ़ने वाले भी है। उसके बाद से जे शेप का ऑर्गन होता है, स्टमच नाम है इसका। सर जे शेप का ऑर्गन स्टमच, जैसे ही आपने फूड माउथ से लिया, माउथ से होते हुए, फेरेक्स से होते हुए, ईसोफेगस से होते हुए स्टमच में आएगा, स्टमच से होते हुए ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा ना तो एक जो लीवर होता है ना, लीवर सीक्रेशन करता है और इसमें ये दे देगा गाल ब्लैडर में स्टोर करेगा। आगे देखेंगे ये जो पीत की थैली जो ये दिख रहा है थैली टाइप का, ये गॉल ब्लैडर है। ये गॉल ब्लैडर है जो लीवर बनाता है, जो लीवर केमिकल बनाता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, स्टोर होता है। देखो स्टोर बाइल बनाता है, लीवर बनाएगा, लीवर बाइल जूस बनाएगा। आगे लिखा हुआ है सारी चीजें, ध्यान दीजिए। बस जो लीवर बनाता है बाइल जूस वो किस में स्टोर होता है? सर वो स्टोर होता है हमारा गॉल ब्लैडर में। किस में स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और उसके बाद से टेम्पोररी कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। जब फूड आएगा तो गॉल ब्लैडर दे देगा, इसको दे देगा सर वो इंटेस्टाइन में दे देगा। और ये लीवर है जो ये बड़ा सा ऑर्गन दिख रहा है,
ये लीवर है, आप लोगों को मालूम है। और जो ये डोमेन शेप का है, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, इसी का नाम डायफ्राम है। डोमेन शेप जो है ये डायफ्राम है। डायफ्राम के ऊपर वाले कैविटी का नाम मैंने बताया था, बताओगे एक बात, थोरेसिक कैविटी। और वही डायफ्राम के नीचे वाले कैविटी का नाम एब्डोमेन कैविटी। ये सुनो, ये सारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एब्डोमेन कैविटी में, ये सारी डाइजेस्टिव सिस्टम एब्डोमेन कैविटी में, और ये किसमें, थोरेसिक कैविटी में। सर अब एब्डोमेन कैविटी में बता रहा हूं मैं। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो बड़ा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। यस नो, जो ये छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन है। लास्ट में ये एनस है, और यस नो, और ये अपेंडिक्स जो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में, आगे देखने वाले हैं। ये क्या है, अपेंडिक्स है। और ये जो पैनक्रियाज लाइक स्ट्रक्चर, ये पैनक्रियाज है। क्या ये पैनक्रियाज है, स्टमच के नीचे लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसका पैनक्रियाज है। मेरे को लगता है सब समझ में आया आपको, एक बार समझ में आया। आगे और अच्छे से देखेंगे, एक एक पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने बक्कल कैविटी तो पढ़ा दिया, बक्कल कैविटी तो पढ़ा दिया मैंने बक्कल कैविटी में टीथ पढ़ा दिया, मैंने सलाइवा के बारे में पढ़ा दिया। थोड़ा बड़ा बचा होगा सलाइवा के बारे में, मैं देखता हूँ अभी थोड़ा सा बचा होगा। ये रहा आगे, अभी सलेवरी एमाइलेज जो होता है डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, वही बात लिखी हुई है इतनी देर से, वही तो बता रहा हूँ। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगेन इन माउथ। अगर तुमसे पूछे कार्बोहाइड्रेट कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो माउथ से होता है। अक्सर बच्चे सोचते हैं स्टमक से डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो गलत है। डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, माउथ से होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का डाइजेशन नीचे से स्टार्ट होगा, वो स्टमक से स्टार्ट होगा। लेकिन एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, जिसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, सलाइवा से। उसके बाद से लाइसोसोमल जो एंजाइम है, लाइसोसोमल एंजाइम ये किल करता है जम्स को, जो फूड के साथ आते हैं उस जम को किल करता है। कौन, लाइसोसोमल एंजाइम। और म्यूकस फूड को स्लिपरी बनाता है ताकि फ्रिक्शन को कम कर सके। यस या नो, चीजें समझ में आई। उसके बाद से फेरेक्स जो है कॉमन पास फूड का है, कॉमन पास है जो फूड का, वो फेरेक्स होता है। मैंने बताया ये रहा कॉमन पास, जहाँ से देखिए यहाँ से नेजल जुड़ी हुई है, यहाँ से बक्कल कैविटी, यहाँ पे तो दोनों है। सर पानी दीजिएगा। यहाँ पे तो दोनों है, क्या एयर भी और उसके एयर भी है। यहाँ पे दोनों पासेज है। क्या यहाँ से एयर भी मूव करती है, यहाँ से फूड भी मूव करती है, तो ये कॉमन पास है। इसको हम क्या कहते हैं, फेरेक्स। क्या कहते हैं, फेरेक्स कहते हैं। एक बार ध्यान से देखेंगे, फेरेक्स क्या होता है, फेरेक्स होता है कॉमन पाथ है फूड और एयर का। उसके बाद से क्या कहते हैं, नेजल कैविटी। ये वाली नेजल कैविटी पीछे दिखा है, बीच में एक बोन प्लेट होता है जो नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी को डिवाइड करता है। ये हमारा टंग है। क्या है, टंग है। ये देखो, ये फेरेक्स है, ये पूरा फेरेक्स है। ये जो पार्ट दिख रहा है ये मेन है, ये एपिग्लोटिस है। ये क्या होता है, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस ऐसे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। जब फूड को हम लेते हैं ये ऐसे बेंड हो जाएगा, जिससे कि ट्रैकिया कवर हो जाएगी। ये होता है विंड पाइप, एक मिनट बस पानी पी लें। हाँ सर, तो देखते हैं सर, एक बार और देखते हैं। फेरेक्स क्या है, कॉमन पाथ है। फूड और एयर का कॉमन पाथ है फेरेक्स। ये कॉमन पाथ हो गया। ये नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी को डिवाइड करने के लिए बोनी प्लेट होती है। यस नो, आपने नोटिस किया होगा। अब मैं एपिग्लोटिस मेन काम बताता हूँ। एपिग्लोटिस आप देखिए, माउथ से खाना खाते हैं तो कभी भी विंड पाइप में फूड नहीं जाता है। कभी फूड जो होता है ईसोफेगस में जाता है। किसके अंदर जाता है, ईसोफेगस के अंदर जाता है। ओके सर, जो फेरेक्स होता है जी, जो फेरेक्स होता है ये कॉमन पाथ है। किसका कॉमन पाथ है, कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर और फूड के कॉमन पास है। जिसकी ये जो एरिया है ये कॉमन होता है, यहाँ से एयर भी जाता है, यहाँ से फूड भी जाता है, दोनों जाता है। लेकिन सर ये सेपरेट कैसे होता है, देखिए ये जो है, ये वाला जो है ईसोफेगस है, ये जो पीछे वाली पाइप है ईसोफेगस है, और आगे वाली ट्रैकिया है। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप है, और जो ईसोफेगस मतलब फूड पाइप है। कौन सा पाइप है, फूड पाइप है। जी हाँ, क्या समझ में आ रहा है क्या? ओके, एक मिनट। ओके, तो मेरे को लग रहा है ये समझ में आ रहा है। दो पाइप है, एक ट्रैकिया है और एक ईसोफेगस है। सर जब मैं खाना खा रहा हूं और एयर दोनों एक ही जगह से पास हो रही है तो दोनों को अलग तो करना पड़ेगा। फूड वाले को फूड वाले पाइप में भेजना पड़ेगा, ईसोफेगस में भेजना पड़ेगा, और उसके बाद से क्या नाम है, जो विंड होता है उसको कहाँ भेजना पड़ेगा सर, ट्रैकिया में भेजना पड़ेगा। तो क्या वहां पे कोई मोटर या कुछ तो लगा होगा ना,
मोटर लगा है क्या जो दोनों को सेपरेट करता है? ऐसा नहीं है, कोई एक मैकेनिज्म होगी, उस मैकेनिज्म को बताता हूं कैसे फूड को अलग होता है और एयर अलग अलग जाती है। ये देखिए, ये आगे जो होती है ट्रैकिया होती है, इसके पीछे फूड पाइप होती है। जैसे ही हम यहाँ पे होती है क्या, यहाँ पे ऐसे होता है एक जो ईपीग्लॉटिस, ये जो दिख रहा है, ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी का नाम है ईपीग्लॉटिस। क्या नाम है? ईपीग्लॉटिस। ये कार्टिलेजिनियस फ्लैप है। ये क्या करता है, जब हम फूड को स्वेल करते हैं, जब फूड आता है, बोले तो जब वेट आएगा, फूड आएगा तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अब ये ऐसे बेंड हो जाएगा। अब क्या होगा, ये ऐसे मुड़ेगा। कैसे मुड़ेगा? देखिए, ये जो है अब ये ऐसे, अब ये ऐसे मुड़ जाएगा। अब उसके ऊपर से ये फूड इसके अंदर जाएगा, ट्रैकिया के अंदर नहीं जाएगा, बोले तो फूड पाइप में जाएगा। मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, और नहीं तो हमेशा ये ऊपर रहता है और एयर इधर से इधर जाती है। समझ में आया कि नहीं? ओके, आप लोगों को लगेगा इधर इधर भी एयर जाएगी। हाँ, इधर भी एयर रहती है, इस पाइप में भी एयर रहेगी, लेकिन जो एयर का यूज होता है ना, वो नीचे लंग्स में होता है, तो इसीलिए इधर अंदर जाएंगी, बाहर जाएंगी। समझ में आ रहा है क्या? लग रहा है मेरे को समझ में आ रहा है। ओके, देखिए जो ये ट्रैक, ये जो है ईपीग्लॉटिस जो है, ईपीग्लॉटिस का काम क्या है सर? ये कवर करता है। ईपीग्लॉटिस का काम है सर ट्रैकिया को कवर करना। कब कवर करता है? जब हम फूड को स्वेल करते हैं, तब ये ईपीग्लॉटिस जो होता है ट्रैकिया को कवर करता है। ओके, मेरे को लग रहा है ये बातें आपको समझ में आई। एक बार देखिए, इस पास को कहते हैं नेजल कैविटी, उसके नीचे जो होता है हार्ड प्लेट होती है, जो बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी को अलग अलग करता है। बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी को अलग करने के लिए एक हार्ड प्लेट होती है, बोनी प्लेट होती है। यस या नो? ओके सर। उसके बाद से ये जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, आगे हार्ड होता है और पीछे सॉफ्ट प्लेट होता है। ओके, देखिए जो ये बोनी प्लेट है ना, यहाँ पे हार्ड होता है और पीछे थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ओके ओके, मेरे को लग रहा है ये बोनी प्लेट के बारे में आप समझ पा रहे हैं। ओके सर। उसके बाद से ये जो होता है, यहाँ पे होती है लैरिक्स। ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है? लैरिक्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या होता है, जब नीचे से एयर आता है ना, तो एक वो क्या नाम है, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन लगा हुआ रहता है। जैसे एयर पास होता है वो वाइब्रेट होता है, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होती है, और उसी वो वाइब्रेशन को हम क्या नाम है, साउंड को हम अलग अलग वर्ड में, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं कि अलग अलग वर्ड आ जाए। वो लिप्स, टंग और टीथ के थ्रू हम अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, अलग अलग साउंड प्रोड्यूस हो, ताकि हम अलग अलग शब्द को प्रोनाउंस कर सकें। मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। बोले तो लैरिक्स का काम आपको समझ में आया। लैरिक्स क्या होता है सर? लैरिक्स जो वॉइस बॉक्स होता है, ये कहाँ पे होता है सर? ट्रैकिया के ऊपर होता है। मेरे को लग रहा है समझ में आ रहा है। मेरे को लग रहा है समझ में आ गया ये सारी चीजें। आ गया क्या? फेरिक्स के बारे में समझ में आया क्या? फेरिक्स कॉमन पाथ है, जहाँ से फूड और एयर दोनों जा रही है। दोनों को सेपरेट करने के लिए ईपीग्लॉटिस, कार्टिलेजिनियस फ्लैप होती है। आगे लिखा होगा, देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? उसके बाद से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या है? ओके, मेरे को लगता है ईपीग्लॉटिस यहीं पे लिख दे रहा हूँ। क्या? ईपीग्लॉटिस यहीं लिख दे रहा हूँ, लिखा नहीं है, लिख लेते हैं, हम खुद से लिख लेंगे। ओके, जो ईपीग्लॉटिस होता है क्या होता है? कार्टिलेजिनियस फ्लैप विच कवर, किसको कवर करता है? ट्रैकिया को। ट्रैकिया ड्यूरिंग, कब कवर करता है? ड्यूरिंग स्वेलिंग, जब हम स्वेल करते हैं फूड को, ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड, जब फूड को स्वेल करते हैं, निगलते हैं, उस टाइम पे ट्रैकिया को कवर करने का काम करता है। कौन करता है सर? हमारा ईपीग्लॉटिस। मेरे को लगता है ईपीग्लॉटिस के बारे में आपने लिख लिया होगा। ईपीग्लॉटिस के बाद से एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करने में मजा आएगा। अरे मजा आने वाला है। ओके, देखेंगे क्या क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या है सर? ये ब्रेक तो करने में हेल्प करती है। डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या है सर? जो फूड है उसको ब्रेक करने में काम करती है, हेल्प करती है। क्या लिखा है? डाइजेस्टिव एंजाइम जो है आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है विच ब्रेक डाउन, जो कि ब्रेक डाउन करती है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनटू स्मॉल सॉल्युबल और एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल। ओके, जो आपने फूड लिया, जो ये फूड लिया, उसको कन्वर्ट करने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत होती है, तोड़ने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत होती है, और जो ये कैटलिस्ट है, यही कैटलिस्ट को हम कहते हैं जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। बायोलॉजिकल जो कैटलिस्ट लिविंग के अंदर मिलते हैं उसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। यही हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम भी होता है, और वही कैटलिस्ट ना इनऑर्गेनिक भी होते हैं, जो रिएक्शन कराने में भी हेल्प करते हैं। जनरली कैटलिस्ट का काम क्या होता है? जो रिएक्शन हो रहा है ना, उसको तेजी से कराना। जिसके ये टूट रहा है ना, तो इसको तेज से टूटने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। मेरे को लग रहा है ये बातें समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन था एक छोटा सा, देख लिया हमने। उसके बाद से देखेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? ट्यूब है
ट्यूब है जो कि माउथ को स्टमक से कनेक्ट कर रही है। ये सर ईसोफेगस जो होता है ना, ईसोफेगस ये फूड को लेके जाती है कहाँ से, माउथ से एनस तक लेके जाती है। क्या लिखा है, ईसोफेगस कैरी फूड माउथ टू स्टमच। उसके बाद से लिखा है लेंथ जो होता है ईसोफेगस की 25 सेंटीमीटर होती है, याद होनी चाहिए। ओके, ये जनरली ट्रैकिया आगे मिलती है और ईसोफेगस उसके पीछे मिलती है, ट्रैकिया के पीछे मिलती है ईसोफेगस, ये याद रखिएगा। तो वाल और ईसोफेगस जो होती है म्यूकस सीक्रेट करती है, रिलीज म्यूकस। म्यूकस क्यों सीक्रेट करती है, ताकि मैं आप लोगों को बताता हूं, ताकि फ्रिक्शन कम लगे, जिसकी जब फूड नीचे आए, जब नीचे स्लिपरी फूड बनाने के लिए, फूड को स्लिपरी बनाने के लिए क्या होता है, जो वाल ऑफ ईसोफेगस होता है वो म्यूकस रिलीज करता है ताकि फ्रिक्शन कम लगे। ओके, उसके बाद से जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट होता है किसका, वाल ऑफ, सॉरी एक मिनट, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वाल, जो वाल का मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट होता है, जिसके थ्रू फूड ऊपर से नीचे मूव करता है। ये देखो ऐसे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे एक्सपांड होगा, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नीचे एक्सपांड, ऐसे चलता रहता है। और जो ये मूवमेंट होता है इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पे लिखा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये मूवमेंट याद रखिएगा, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है फूड को मूव कराने में हेल्प करता है। ओके, ये आपके बुक में लिखा हुआ है, याद होनी चाहिए इस मूवमेंट को। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है सर, ईसोफेगस में ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होगा, नीचे एक्सपांशन, फिर नीचे कॉन्ट्रैक्शन, उसके नीचे एक्सपांशन, ऐसा होता है जिसके कारण फूड को एक पुश मिलता है, फूड को नीचे पुश मिलता है। इसी मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मेरे को लग रहा है खत्म हो गया मेरा ईसोफेगस। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टमच के बारे में। किसके बारे में, स्टमच। ये जे शेप का ऑर्गन होता है, जे शेप का ऑर्गन होता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने मुंह से फूड को लिया और ईसोफेगस से मैं यहाँ पे होता है जनरली ये एब्डोमेन होता है ना, एब्डोमेन। यहाँ पे लोकेशन देखिए, ये मेरी डायफ्राम हो गया, ये मेरा क्या हुआ, डायफ्राम हो गया। लोकेशन बता रहा हूँ मैं, स्टमच की लोकेशन। ये थोरैसिक कैविटी, क्या है ये, थोरैसिक कैविटी, ऊपर वाला डायफ्राम के ऊपर थोरैसिक कैविटी, यस या नो, डायफ्राम के ऊपर थोरैसिक कैविटी, नीचे एब्डोमेन, एब्डोमेन या एब्डोमिनल कैविटी, यस या नो। एब्डोमिनल कैविटी को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ये हो गया अपर राइट, ये हो गया अपर लेफ्ट, ये हो गया लोअर राइट, लोअर लेफ्ट, अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट। समझ में आएगा, मैंने एब्डोमेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके सर, जो मेरा स्टमच जो मिलता है ना लेफ्ट साइड में मिलता है, मेरा जो स्टमच मिलता है वो जैसे कि ये ऐसे आता है, आप देखेंगे ये जैसे कि ऐसे आता है। ये जनरली कहाँ मिलता है, मेरे लेफ्ट साइड में मिलता है, यहाँ पे मिलता है, यहाँ से पाइप आती है, यहाँ से ऐसे होता है, तो लेफ्ट साइड में मिलता है और अपर वाले पार्ट में मिलता है। तो क्या है इसकी लोकेशन एब्डोमेन की, जे शेप ऑर्गन प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो जे शेप, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लोकेशन ऑफ, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ क्या नाम है स्टमच, तो आप क्या बताएंगे सर, मैं ये बोलूंगा अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन कैविटी, अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी में क्या पाया जाता है, स्टमच पाया जाता है। स्टमच जो होता है जे शेप होता है, कैसा होता है, जे शेप होता है, देख रहे हैं जे शेप है, इसीलिए जे शेप ऑर्गन होता है। इसके जो वाल होते हैं स्टमच के, वो ग्लैंड को कंटेन करके रखते हैं। उस ग्लैंड का नाम मैंने दे रखा है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम दे रखा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक मिनट, इस यहाँ पे लिखा नहीं है, ये लिखिए, वो ग्लैंड होते हैं, जैसे कि ये स्टमच है, ये स्टमच है, स्टमच के पार ना ग्लैंड होते हैं, इसकी दीवारों में ग्लैंड होते हैं। इस ग्लैंड का नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। और ये जो ग्लैंड निकालती हैं, जो केमिकल सिक्रीट करती हैं, उस केमिकल का नाम बोले तो इस केमिकल का नाम होता है, ये केमिकल का नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। जो लिक्विड निकालता है उस केमिकल का नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। तो वही लिखा है स्टमच के वाल जो होते हैं वो ग्लैंड कंटेन करती हैं। कौन सी ग्लैंड कंटेन करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो कंटेन करके रखती हैं और वो सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रीट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं। ओके, उसके बाद से गैस्ट्रिक जो जूस होता है वो क्या कंटेन करके रखता है, तो सर वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर वो स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे स्टमच के अंदर, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड सीक्रेट होता है। जी हाँ, सोचिए। तो आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा सर ये हमारे बॉडी को, हमारे स्टमच के वाल को डैमेज क्यों नहीं कर रहा है।
ये इरोड क्यों नहीं कर रहा है? उसके पीछे का रीजन है म्यूकस जो होता है। म्यूकस जो होता है ना, ये दीवारों पे कवर होता है, बोले तो ये स्टमच की दीवारों पे कवर रहेगा, जिसके कारण HCl जो होता है वॉल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है और ना ही उसको इरोड करता है। यस या नो? सर तो HCl का काम क्या है, मेरे बॉडी में निकालने का काम क्या है, ये बताऊंगा अभी 1 मिनट में। पहले ये सुनिए इसके अंदर क्या क्या मिलता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या मिलता है। एक तो HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, पेप्सिन मिलता है, पेप्सिन मिलेगा, रेनिन मिलेगा, म्यूकस मिलेगा। ये 4 चीजें मैंने लिखी हैं, और भी चीजें मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन ये 4 चीजें हैं। HCl का काम होता है जो मैंने फूड ऊपर से खाया, जी सर, जो मैंने फूड लिया है उसको क्या करना, उसको क्रश करना। क्या करना? क्रश करना। जनरली वो क्रश करता है। HCl जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्टील तक को डिजोल्व कर देते हैं, है ना। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे होते हैं। तो ये जो एसिड होता है HCl, जनरली फूड को क्रश करने में हेल्प करता है, और ज्यादा क्रश करके छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा फूड के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जर्म्स आए हैं, उनको मारने में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है क्या? वो जो HCl होता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में हेल्प करता है। उसके अलावा जैसे ये पेप्सिन होता है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में आता है। इनएक्टिव फॉर्म जिसको पेप्सिनोजन कहते हैं, आगे देखेंगे, उसको ये एक्टिव करता है। HCl क्या होता है? एसिटिक मीडियम बनाता है, ताकि जो एंजाइम है जैसे कि पेप्सिन, रेनिन है, ये अच्छे से काम कर सके, क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये एसिटिक मीडियम में काम करते हैं। और म्यूकस प्रोटेक्ट करके रखता है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी आइडिया दिया है, आगे इसको अच्छे से देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक करके। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले रोल ऑफ HCl ही देखेंगे इन स्टमच। स्टमच में HCl का रोल क्या है, आप यहाँ पे देखिए। HCl जो होता है हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। मैंने बताया सर ये क्रश करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद से क्या लिखा है? HCl जो होता है मेक एसिटिक मीडियम। क्या मैंने यही 1 मिनट पहले बोली थी? यस सर, जो कि प्रॉपर वर्किंग ऑफ पेप्सिन, जो कि हेल्प करता है। देखो एसिटिक मीडियम क्यों बनाता है? ताकि पेप्सिन ना बढ़िया से काम कर सके, क्योंकि पेप्सिन को ना एसिटिक मीडियम में काम करना आता है, बेसिक मीडियम में काम करना नहीं आता है। उसको एक आइडियल कंडीशन देना पड़ेगा, किस कंडीशन में काम कर रहा है। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट बताइए। सर HCl जो होता है ना, किल करता है बैक्टीरिया विच एंटर थ्रू फूड। मैंने अभी ये बताया, जर्म्स और बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड के साथ आते हैं, उसको किल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? HCl की रिक्वायरमेंट होती है। HCl किल कर देता है। ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। क्या करता है हमारा बॉडी? HCl निकालता है, ताकि जो फूड के साथ आ रहे हैं उन चीजों को किल किया जा सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जो HCl होता है वो कन्वर्ट करता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इनटू एक्टिव फॉर्म। देखो यही बोला ना, HCl जो होता है ना, जो इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम फॉर्म निकलते हैं उसको एक्टिव बनाता है। जैसे कि देखो पेप्सिनोजन जो होता है, पेप्सिन जो होता है ना, प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। जैसे कि आपने एमाइलेज पढ़ा, एमाइलेज क्या करता है? सर एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करता है। ऐसे ही पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन जो पेप्सिन जो होता है, ये जो होता है पेप्सिन, ये किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। आगे लिखा भी है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ओके, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, सीधी सी बात है। ओके, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। तो ये पेप्सिन ना निकलता है, गैस्ट्रिक जूस में जो निकलता है पेप्सिनोजन होता है, वो इनएक्टिव होता है, वो काम करने के लेवल में नहीं होता, इमैच्योर होता है। इसको मैच्योर करना पड़ता है, इसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, इसको इसको एक्टिव बनाना पड़ता है। वो एक्टिव बनाने के लिए HCl, एसिटिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और एसिटिक मीडियम HCl देता है। ऐसे ही प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कराता है, HCl ही कन्वर्ट करता है। मतलब एसिटिक मीडियम में इनएक्टिव फॉर्म है, ये दोनों क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है जी। यस सर, और ये जो है एक्टिव में, किसमें है? एक्टिव में है सर। तो इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए एसिटिक मीडियम चाहिए, और ये एसिटिक मीडियम हमारा कौन देता है? HCl देता है। HCl के काम को एक बार रिवाइज करेंगे। सर HCl जो होता है ना, जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स आ रहे हैं फूड के साथ, उनको किल करना पहला काम है। दूसरा काम है सर फूड को क्रश करना। ओके सर, दूसरा हो गया फूड को क्रश करना। तीसरा जो हो गया सर, ये क्या नाम है? एसिडिक मीडियम बनाता है, ताकि पेप्सिन जैसे एंजाइम प्रॉपर काम कर सके। और चौथा, जो एंजाइम निकलते हैं उनको एक्टिव बनाता है, जैसे कि पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव बनाता है, प्रोरेनिन और क्या नाम है, और उसके वजह से पेप्सिनोजन से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कराता है। ओके, मेरे को लगता है रोल ऑफ HCl कल क्लियर है। यहाँ पे दे रखा है बर्निंग सेंसेशन के बारे में देखते हैं। आपने देखा होगा, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। एक तो आपके स्टमच में HCl रिलीज होता है। ओके, कई बार आपको उल्टी जैसी आती है तो क्या होता है? नीचे का HCl ही तो ऊपर आता है, इसीलिए बर्निंग सेंसेशन आता है। यस या नो? उस टाइम पे बर्निंग सेंसेशन आता है। वो बर्निंग सेंसेशन के पीछे रीजन किसका रहता है? हाथ, HCl का ही हाथ रहता है।
ओके, मेरे को लग रहा है अब ये सारी बातें समझ में आई। ये स्लाइड, अब इस स्लाइड को देखते हैं। पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, मैंने यही बताया क्या, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जिसकी ये प्रोटीन बड़ी मॉलिक्यूल में, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, इसको छोटे छोटे प्रोटीएज, प्रोटीएज और प्लस या तो प्रोटीएज में या तो पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने के लिए पेप्सिन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? पेप्सिन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, उसके लिए पेप्सिन की रिक्वायरमेंट होती है। मेरे को लग रहा है समझ में आ रहा है सर। प्रोटीन को पहले छोटे मॉलिक्यूल में, अब इसके बाद और डाइजेस्ट किया जाता है, और डाइजेस्ट किया जाता है, आगे डाइजेशन होगा इसके आगे का, इसके आगे इसको और डाइजेस्ट किया जाएगा, इससे भी छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो आगे इस सारी चीजों को देखने वाले हैं। तो मेरे को लगा एक बार देख लीजिए यहीं पे, एक बार यहीं पे देख लीजिए क्या हुआ। प्रोटीन को मैं प्रोटीएज, प्रोटोन्स में कन्वर्ट कराऊंगा, बोलो तो पेप्सिन के कारण, और इसको बाद में आगे और एंजाइम आएंगी, लीवर और पेनक्रियाज और एंजाइम निकालेंगी, इंटेस्टाइन और एंजाइम निकालेगा, और वो इन सारी चीजों को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है और हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है। ये एमिनो एसिड, यही एमिनो एसिड चाहिए। प्रोटीन जो मिलके बने हुए होते हैं एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? एक बार देखेंगे, एक बार देखेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। अलग अलग एंजाइम लगने वाले हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। एमाइलेज की रिक्वायरमेंट होती है, एमाइलेज की रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। ऐसे ही प्रोटीन को कन्वर्ट करना रहता है हमें एमिनो एसिड में। किसमें? एमिनो एसिड में। देखो ये हमारे फूड में मिलता है, और ये हम डाइजेशन के एंड में ये बनाना चाहते हैं ताकि बॉडी हमें इसको एब्जॉर्ब कर सके। ये एब्जॉर्ब होता है, ये और ये हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। समझ में आया क्या? ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, इनको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। बॉडी इन छोटे मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो इसको और तोड़ना पड़ता है। तो मैंने फाइनल लिखा है, मैंने बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना सिखाया। यस या नो? तो इसके लिए अलग अलग एंजाइम लगती है, जिसकी यहाँ पे एमाइलेज लगता है, यहाँ पे पेप्सिन लिखता है, यहाँ पे पेप्सिन, आगे और पढ़ेंगे ट्रिप्सिन आएगा, पेप्सिन। उसके अलावा और भी गैस्ट्रिक एंजाइम में भी आने वाले हैं, पैनक्रियाज में भी आने वाले हैं, तो अलग अलग एंजाइम और आने वाले हैं। मैं और आगे आगे बता दूंगा, पहले आपको ये समझना है प्रोटीन को कैसे डाइजेस्ट किस में करना है, और उसके बाद से ग्लूकोज को किस में, सॉरी कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करना है। एक और देखिए, फैट भी था हमारे फूड में, फैट भी मिलता है। फैट को हम कन्वर्ट करते हैं, फैट को किस में कन्वर्ट करते हैं सर? फैटी एसिड में, फैटी एसिड में प्लस ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। एक बार आप समझने की कोशिश करिए, मेरे खाने में क्या क्या चीजें मिलती है। मेरे खाने में सर कार्बोहाइड्रेट मिलता है, पहली क्लास याद आ रहा होगा, न्यूट्रिएंट की क्लास, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दूसरा प्रोटीन मिलता है, तीसरा फैट मिलता है, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल्स, छठा रफेज, और सातवां वाटर। ये हमें हमारे फूड में मिलता है। अब एक बार समझने की कोशिश करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराने की रिक्वायरमेंट होती है, और इसको ग्लूकोज में बदलते हैं, प्रोटीन को हम एमिनो एसिड में बदलते हैं, ऐसे ही फैट को फैटी एसिड में बदलते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, दो चीजों में बदलते हैं। किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलते हैं। ऐसे ही विटामिन की डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, विटामिन को डाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसकी डाइजेशन नहीं होती है, ये ऑलरेडी छोटे फॉर्म में रहता है, इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ जी,
ऐसे ही मिनरल को भी डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रफेज को भी डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और वाटर तो उसी फॉर्म में रहता है, इसको थोड़ी डाइजेस्ट करते हैं, वाटर के फॉर्म में ही एक्सक्रीट करते हैं। तो मेरे को बताइए डाइजेशन के लिए तो बस मेरे को यही तीनों की रिक्वायरमेंट है, मैं इन्हीं तीनों का डाइजेशन पढ़ाने वाला हूँ। इन्हीं तीनों का डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, सिर्फ इन्हीं तीनों का डाइजेशन होता है, इनका तो डाइजेशन होता ही नहीं है, इनका तो डाइजेशन होता ही नहीं है। जी हाँ सर, इनका डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी छोटे फॉर्म में है, इनको सीधा एब्जॉर्ब कर लेंगे, फूड में जैसे मिलते हैं वैसे के वैसे ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मेरे को लगता है इनको, ये बड़े बड़े होते हैं, इनको कन्वर्ट करने की जरूरत है। देखो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए एमाइलेज की जरूरत होती है। प्रोटीन में बहुत सारे अलग अलग एंजाइम है, जैसे कि पेप्सिन हो गया, फैट में हमारा लाइपेज होता है, फैट में लिपिड में लाइपेज होता है। मेरे को लग रहा है आपको ये समझ में आ रहा है, यस या नो? मेरे को समझ में आ रहा है, लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस पेज पे वापस आते हैं, इस पे क्या लिखा है? पेप्सिन जो होता है डाइजेस्ट करता है प्रोटीएज को, किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीएज को। ओके सर, उसके बाद नहीं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके क्या बनाता है? प्रोटीएज और पेप्टोन्स बनाता है। वैसे ही रेनिन जो होता है ये किसको डाइजेस्ट करता है? सर ये मिल्क प्रोटीन, कैसिन, मिल्क में जो प्रोटीन मिलती है, कैसिन नाम की प्रोटीन मिलती है, उसको डाइजेस्ट करता है। ये जनरली इन्फेंट जो बच्चे होते हैं ना, जो दूध पीते हैं, उनके अंदर सीक्रेट होता है ज्यादातर, है ना? तो क्या होता है? रेनिन फाउंड इन इन्फेंट विच डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, कैसिन। मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन मिलती है आपको याद रखना है? कैसिन मिलती है, ये याद होनी चाहिए। ओके सर, ये भी देखिए जो म्यूकस होता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमच के वाल को फ्रॉम HCl। यही बात अभी बताई थी, इफ म्यूकस अब्सेंट इन गैस्ट्रिक जूस देन HCl क्वेज इरोजन, इरोजन क्वेज करेगा अगर HCl कब? जब म्यूकस अब्सेंट होगा। समझ में आया म्यूकस का कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है, छोटा मोटा नहीं है। एक तो फूड को स्लिपरी बना रहा है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, और दूसरा HCl से प्रोटेक्ट भी कर रहा है। जी हाँ, मेरे को लग रहा है ये पूरी स्लाइड क्लियर है। और उसके बाद से हमने ये देखा किसका डाइजेशन कैसे हो रहा है। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट किया हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं। मेरा स्टमक से अब निकल के फूड जाएगा, स्टमक से निकलते ही फूड जहां पे जाएगा, जिस ट्यूब में जाएगा, उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या नाम है? स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है, जो स्टमच में आधा डाइजेस्ट हुआ, माउथ में डाइजेस्ट हुआ और स्टमच में आधा डाइजेस्ट हुआ, वो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड हमारा इंटेस्टाइन में गया। ओके सर, वो फूड मेरा इंटेस्टाइन में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर होती है, आपको याद होनी चाहिए 6.5 मीटर होती है लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, कुछ बुक में 6 भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद से लिख रहा है, ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया था हार्बीवोरस और कार्निवोरस में, यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा हूँ। हार्बीवोरस जो होते हैं उनके पास लार्जर इंटेस्टाइन होता है एज कंपेयर टू कार्निवोरस, क्योंकि बिकॉज दे ईट प्लांट विच कंटेन सेलुलोज, इट नीड मोर टाइम फॉर डाइजेशन, इट नीड्स मोर टाइम, यहाँ पे टाइम नहीं है, टाइम फॉर डाइजेशन। यस या नो? मेरे को लग रहा है समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या होता है, कार्निवोरस जो होते हैं, मैंने पहले डिस्कस किया है, कार्निवोरस जो होते हैं वो क्या खाते हैं? सर कार्निवोरस तो सर ये मीट खाते हैं, तो उन एनिमल खाते हैं, एनिमल सेल खाते हैं। एनिमल सेल के पास सेल वाल नहीं होता, लेकिन अब प्लांट को देखिए, प्लांट के पास सेल वाल होता है, सेलुलोज होता है, सेल वाल मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो जो हार्बीवोरस होते हैं वो प्लांट को खाते हैं, तो हार्बीवोरस जो प्लांट खा रहे हैं उनके पास सेल वाल होता है, सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बना होता है, जो कि हार्ड मटेरियल है, उसको डाइजेशन के लिए लंबा टाइम चाहिए। लंबा टाइम के लिए उनकी इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होनी चाहिए ना, क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ये याद रखिए, मैक्सिमम डाइजेशन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको आना चाहिए। ओके, तो क्या यही बातें लिखी है? हार्बीवोरस की लेंथ जो होती है इंटेस्टाइन की बड़ी होती है, क्योंकि वो सेलुलोज खाते हैं, प्लांट खाते हैं, प्लांट के पास सेलुलोज होता है जिसको लंबा टाइम चाहिए। और यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। जाहिर सी बात है, ये इतना बड़ा लंबा ट्यूब है तो ज्यादा लंबा टाइम मिल रहा है, तो आधे में क्या होता है? डाइजेशन होता है, और जब डाइजेशन कंप्लीट होता है उसके बाद से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, और एब्जॉर्प्शन एट द एंड थोड़ा मैक्सिमम कंप्लीट हो जाता है, कुछ ही बाकी रहते हैं वाटर का और कुछ चीजों का, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ओके, मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। इट क्लासिफाई इनटू 3 पार्ट। पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, ये दूसरा है, और ये तीसरा इलियम है। समझ में आया क्या? ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम। ड्यूडेनम जो होता है सी शेप का होता है, यू शेप का होता है स्ट्रक्चर, ये कुछ करता नहीं है, ये कुछ सीक्रेट नहीं करता है, ये क्या नाम है लीवर और पैनक्रियाज का सीक्रेशन लेता है ना। और जो क्या नाम है जेजुनम होता है, ये क्या करता है? ये इंजाइम को निकालता है और डाइजेशन कराता है, और जेजुनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इलियम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। इलियम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है।
ओके, जेजुनम में ही डाइजेशन मैक्स कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो कोई पूछे डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, सर माउथ में, कंप्लीट कहाँ होता है, जेजुनम में। ओके ओके, उसके बाद से देखेंगे ड्यूडेनम के बारे में, जो ये पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का और छोटा भी पार्ट है। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और ये स्मॉलेस्ट पार्ट है। देखो ये यू शेप दिख रहा है ना, यहाँ पे स्टमच कंप्लीट होता है और ये जो यू शेप दिख रहा है ये सी टाइप शेप दिख रहा है, यही होता है यू शेप स्ट्रक्चर है, यू शेप स्ट्रक्चर है। ओके, ये रिसीव करता है सिक्रीशन ऑफ 2 ग्लैंड, 2 ग्लैंड का सिक्रीशन ऑब्टेन करता है। यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे क्या है, लीवर है। ओके, लीवर से लेता है सिक्रीशन, ये लीवर से सिक्रीशन लेता है और यहाँ से पैनक्रियास से सिक्रीशन लेता है। मतलब ये जो सी टाइप का बोले तो ये सी टाइप का ड्यूडेनम है, ये 2 ग्लैंड से सिक्रीशन लेता है, एक तो लीवर दूसरा पैनक्रियास। ओके सर, आगे देखिए एक एक के बारे में पढ़ने वाले हैं, लीवर के बारे में भी पैनक्रियास के बारे में भी। देखिए एक बार एक डायग्राम देख लीजिए क्लियर कैसा होता है, एकदम क्लियर डायग्राम देखिए। ये हमारा ड्यूडेनम होता है, इसके बाद से एक ऐसे पाइप गई होती है, एक इधर गई होती है, एक इधर गई होती है। मैं थोड़ा सा इमेज यहाँ का क्लियर करना चाहता हूँ। ये होता है हमारा पैनक्रियाज, क्या होता है, ये हमारा पैनक्रियाज है। ओके सर, ये हमारा ड्यूडेनम है और उसके बाद से क्या नाम है, ओ सॉरी, और उसके बाद से ऊपर जो होता है ये हमारा लीवर से आ रहा है, गॉल ब्लैडर से लेके आ रहा है। तो देखिए ये अलग अलग पाइप से सिक्रीशन नहीं लेके आता है, एक कॉमन पाइप होता है, कॉमन डक होता है, कॉमन डक होता है जो पैनक्रियाज का और क्या नाम है लीवर का, दोनों का सिक्रीशन एक साथ आता है। ड्यूडेनम के अंदर दोनों का सिक्रीशन एक साथ आता है, एक कॉमन ट्यूब के साथ आता है, जिसको कॉमन ट्यूब है ये, है ना, दोनों का कॉमन ट्यूब है, अलग अलग नहीं आता है। आप लोगों को लगे एक ट्यूब इधर से आएगा एक ट्यूब वैसे आएगा, तो यही इमेज को क्लियर करने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। ओके, सबसे पहले मैं लीवर के बारे में पढ़ता हूँ। लीवर के तो वैसे बहुत काम है, अगर आपसे पूछता है लार्जेस्ट ऑर्गन तो आप लोग अक्सर लीवर का नाम देते हैं, तो आप गलत रहते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन का नाम होता है स्किन। क्या होता है, स्किन। देखिए लार्जेस्ट, मेरे हर किसी के माइंड में लार्जेस्ट ऑर्गन के नाम पे लीवर ही आता है, क्योंकि स्किन को कोई ऑर्गन की तरह ट्रीट नहीं करता है, स्किन भी एक ऑर्गन है। तो कोई अगर पूछे लार्जेस्ट ऑर्गन तो स्किन बोलना है। लीवर तो ग्लैंड है, लीवर क्या है, ग्लैंड है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या कहेंगे, लीवर। तो यहाँ पे लिखा भी होगा लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर जो है हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ओके सर, उसके बाद से इसकी वेट देख लो, जो इसकी वेट होती है 1.5 kg होती है, जो कि हमारे ब्रेन से भी भारी है। ब्रेन की वेट जो होता है हमारे ब्रेन का 1.4 kg होता है और ये 1.5 kg है। तो लीवर का वेट 1.5 kg, मतलब ये हैवीएस्ट ऑर्गन भी है ना। ओके सर, उसके बाद से क्या लिखा है, लीवर जो है प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। क्या जो प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस, जो कि स्टोर होता है टेम्पोरली कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। जो ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये देखो लिखा है यहाँ पे गॉल ब्लैडर। ये क्या होता है, इसका सिक्रीशन को थोड़ी देर के लिए रखता है, क्योंकि हमेशा तो फूड आता नहीं है, अब जब फूड आता है तब ये सिक्रीट करता है और डाइजेशन में हेल्प कराता है। ओके, नहीं तो ऐसे बाइल जूस वेस्ट होगा ना, तो उससे बचाने के लिए। उसके बाद से देखिए ये पाइप जो होता है नीचे जाएगा, बाइल जूस को लेके जाता है और उसके बाद से इधर से पैनक्रियाज वाला, दोनों मिलकर कॉमन डक्ट बना लेते हैं। पीछे भी देख लिया। लोकेशन ऑफ लीवर कोई पूछ ले आपसे, कोई लोकेशन ऑफ लीवर पूछ ले तो आप लोग क्या बताएंगे, सर ये अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। स्टमच का क्या है, अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट उसके अपोजिट में मिलता है ये, और स्टमच के ऊपर भी मिलता है ये। और उसके बाद से क्या है, बीनेथ द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे पाया जाता है, और एंड द टॉप ऑफ द स्टमच, स्टमच के ऊपर मिलता है। एंड राइट किडनी, राइट किडनी, ये राइट किडनी इधर है, सोचिए देखिए, राइट किडनी के ऊपर मिलता है, स्टमच के ऊपर मिलता है। अरे यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी राइट किडनी होगी, यहाँ पे मेरा स्टमच है, और यस या नो, तो स्टमच के भी ऊपर है, किडनी के भी ऊपर है, यस या नो। और उसके बाद से मैं एब्डोमिनल कैविटी बनाता हूँ। ये एब्डोमिनल कैविटी को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो इस वाले पार्ट में मिल रहा है ना, बोले तो राइट और अपर राइट में मिल रहा है ना, और यहाँ पे स्टमच मिलता है, बोले तो अपर लेफ्ट में स्टमच मिलता है और अपर राइट में लीवर मिलता है। लोकेशन क्लियर है, लोकेशन क्लियर है। उसके बाद से ये स्टोर करता है ग्लाइकोजन को, ये याद होनी चाहिए। देखिए एनिमल का स्टोर फूड मैंने ग्लाइकोजन बताया था। एनिमल का जो स्टोर फूड होता है, एनिमल का जो स्टोर फूड होता है, एनिमल का स्टोर फूड होता है वो ग्लाइकोजन होता है। प्लांट का जो स्टोर फूड होता है स्टार्च होता है। जो स्टार्च स्टोर होता है जनरली लीफ में होता है। जो ग्लाइकोजन स्टार्ट होता है जनरली लीवर में होता है, मसल्स में भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे लीवर पढ़ा रहा हूँ तो लीवर बता रहा हूँ। तो लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है। जी हाँ, मेरे को लग रहा है समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया। तो क्या करता है, इट स्टोर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर फूड ऑफ एनिमल।
यस नो, एंड विटामिन और उसके साथ साथ ग्लाइकोजन दोनों को स्टोर करके रखता है हमारा लीवर, याद होना चाहिए। और इसका डिटॉक्सिफिकेशन भी काम है, डिटॉक्सिफाई द टॉक्सिक सब्सटेंस, जो जहरीली टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको अनटॉक्सिफाई में कन्वर्ट करता है। जी हाँ, आपको समझ में आया क्या? मेरे को लग रहा आ रहा है, ओके सर। मेरे को लग रहा है, देखिए वैसे तो लीवर के बहुत सारे काम है, मेरे को लगता है अराउंड 500 के आसपास काम है, ओके। लेकिन इतने आपको याद रखने हैं 4-5। एक तो क्या है, वो डिटॉक्सिफाई करता है, दूसरा क्या है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है, बाइल जूस हेल्प करता है डाइजेशन में। आगे बाइल जूस का रोल पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए। और उसके अलावा जो लीवर होता है ना, और कौन कौन से काम पढ़े, स्टोर करता है ग्लाइकोजन और विटामिन, ये आपको इतने याद रखने हैं। उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट हमारा रोल ऑफ बाइल जूस। देखिए आ भी गया, मैं बोल रहा था बाइल जूस का काम क्या है। बाइल जूस जो होता है कंटेन करता है वेरियस टाइप ऑफ साल्ट्स को, है ना, दैट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बड़ा फैट का मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, यही इमल्सिफिकेशन है। क्या है इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन का मतलब समझ में आया, बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना इमल्सिफिकेशन है। और इसको करने के लिए साल्ट की जरूरत होती है, जो साल्ट बाइल जूस के अंदर मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? बाइल जूस के अंदर मिलते हैं। तो बाइल जूस कंटेन वेरियस टाइप ऑफ साल्ट, बहुत अलग अलग टाइप के साल्ट पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है किसमें सर, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। देखिए बाइल जूस जो होता है वो न्यूट्रलाइज करता है एसिड फ्रॉम स्टमक, जो एसिड आता है स्टमक से, एंड मेक एल्कलाइन मीडियम। एक बार समझने की कोशिश करेंगे पीछे वाले स्लाइड पे, जैसे कि जो गैस्ट्रिक जूस था, गैस्ट्रिक जूस था, ये क्या कर रहा था, मीडियम को एसिटिक बना रहा था। HCl था, इसके पास HCl था और ये एसिटिक मीडियम बना रहा था, ओके सर। लेकिन इस और एसिटिक मीडियम में काम कौन अच्छे से करता है सर, पेप्सिन। लेकिन आगे ट्रिप्सिन आएगा। ट्रिप्सिन होता है ना, वो क्या करता है, वो बेसिक मीडियम में काम करता है। किसमें काम करता है? बेसिक मीडियम में काम करता है। तो इस एसिटिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए अल्कलाइन बेस की जरूरत होगी। वो बेस कौन देता है? वो बेस हमारा सर, वो हमारा बेस कौन देता है? देखिए वो हमारा बेस कौन देता है सर, बाइल जूस देता है। कौन देता है? बाइल जूस देता है। तो ये क्या करता है, बाइल जूस जो होता है न्यूट्रलाइज करता है एसिड को जो स्टमक से आ रहा है और उसको अल्कलाइन मीडियम में बना देता है। जैसे कि जो एसिटिक मीडियम था उसको अल्कलाइन मीडियम में बनाने के लिए, बाइल जूस की जरूरत पड़ती है। बाइल जूस अल्कलाइन मीडियम में क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि ये देखो ट्रिप्सिन जो है, ये जो ट्रिप्सिन है ये काम करता है किस मीडियम में काम करता है? बेसिक मीडियम में काम करता है। पेप्सिन एसिटिक मीडियम में काम करता है, ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में काम करता है। एक बार देखेंगे पैनक्रियाज के बारे में, देखेंगे लीवर का कंप्लीट हुआ। पैनक्रियाज देखिए, पैनक्रियाज इट सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगा, और लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है। ऐसे ही पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। और इसके अंदर क्या क्या मिलता है ये देखिए, पैनक्रियाटिक एमाइलेज मिलता है। एमाइलेज का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज पैनक्रियाज में पाया जाता है। सैलिवरी एमाइलेज सलाइवा में मिलता है। यस या नो? ओके सर। ऐसे ही लाइपेज का काम क्या होता है सर? फैट को डाइजेस्ट करना। ये पैनक्रियाज में मिलता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ओके। गैस्ट्रिक जूस में ही मिलता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज, ओके। उसके बाद से ट्रिप्सिन प्रोटीन को वो डाइजेस्ट करता है। जैसे कि पेप्सिन स्टमच में कर रहा था, ऐसे ही ट्रिप्सिन वो क्या नाम है, पैनक्रियाज की सिक्रीशन है, वो इंटेस्टाइन में करेगा, ओके। क्योंकि ये जो है इंटेस्टाइन में जाता है, फूड पैनक्रियाज के पास नहीं आता है, इसका सिक्रीशन इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्ट करता है, ओके। पैनक्रियाटिक एमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च को डाइजेस्ट करता है ना। एंजाइम ट्रिप्सिन है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और लाइपेज डाइजेस्ट करता है फैट को, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। ये हमारा पैनक्रियाज है। ये जो है पैनक्रियाज है स्टमच के नीचे मिलता है, इंटेस्टाइन के ऊपर मिलता है। और ये हमारा ड्यूडेनम है, ये हमारा गॉल ब्लैडर है, यस या नो? ये गॉल ब्लैडर है। और ये बाइल डक्ट है जो बाइल जूस लेके आ रहा है, यस या नो? और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्लियर हो रहा है क्या? एक बार इसको देखेंगे, क्या नाम है, ट्रिप्सिन के बारे में देखेंगे। जो ट्रिप्सिन होता है ना, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है सर? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। सर ये बेसिक मीडियम में काम करता है। कहाँ पे काम करता है सर? ये बेसिक मीडियम में काम करता है।
ओके सर, इसकी बेसिक मीडियम को बनाने के लिए बेसिक मीडियम में प्रॉपर काम करता है। बेसिक मीडियम में बनाता कौन है सर, एल्कलाइन। जो एल्कलाइन मीडियम बनाता कौन है सर, जो बाइस जूस सीक्रेट करते हैं साल्ट वाल्ट, वो एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करते हैं। ओके सर, उसके बाद से मेरे को लग रहा है आपको इसकी सारी चीजें आती हैं। लाइपेज जो होता है, लाइपेज क्या डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलेज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करना। ओके, बाकी सारी चीजें वही हैं। यस नो, ओके सर, मेरे को लग रहा है सारी चीजें वही सीरीज चल रही हैं। अब आगे जिजूनम। जेजूनम होता है, यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है। मैक्सिमम डाइजेशन अकर इन जेजूनम, जेजूनम मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। इलियम मैंने बताया ना, देखो ड्यूडेनम होता है वो सिर्फ सीक्रेशन, दो ग्लैंड का सीक्रेशन ऑब्टेन करता है, वो कुछ नहीं करता है खुद से। उसके बाद से जेजूनम आता है, ये क्या करता है, इसकी इंटेस्टाइन होती है ना, ये जेजूनम इंटेस्टाइन का ही तो पार्ट है। तो इंटेस्टाइन के वॉल जो होते हैं ना, दीवार, इसके अंदर ग्लैंड होती है, इसके अंदर ग्लैंड होती है। इनका नाम हो गया इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या नाम दिया गया इनका, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इन ग्लैंड का नाम दिया गया इंटेस्टाइनल ग्लैंड। जो ये ग्लैंड होती हैं ये सीक्रेट करती हैं इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करती हैं। यही इंटेस्टाइनल जूस पूरा कंप्लीट डाइजेशन कराती है। तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड, इंटेस्टाइनल जूस, और जो कंटेन ग्लैंड दैट सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। ओके सर, इंटेस्टाइनल जूस जो होता है कंटेन करता है नंबर ऑफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम को कंटेन करके रखता है, विच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, यहाँ पे बताया, इसका जो कंप्लीट डाइजेशन इसमें कन्वर्ट करना है। ये तीनों मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए जो कंप्लीट डाइजेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है एंजाइम, अलग अलग एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। उस एंजाइम के नाम आपको नहीं लिखवाए हैं, उसके नाम कुछ के एंजाइम लिखवाए हैं जो अलग अलग जगह पाए जा रहे हैं, लेकिन जो इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम पाए जा रहे हैं उनके नाम नहीं लिखे हैं। बहुत सारे वेरियस एंजाइम होते हैं, है ना, आपको सीधा बोल दिया गया इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, अलग अलग एंजाइम कंटेन करके रखते हैं जो कि कंप्लीट डाइजेशन कराते हैं। जिसकी देखिए जो पेप्सिन था वो प्रोटीन को पेप्टेन और प्रोटोन प्रोटीएज में कन्वर्ट कर रहा था, वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं कर रहा था। वो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, उसमें एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम प्रोटीएज को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। मेरे को लग रहा आ रहा है आपको। ओके, अपने पुराने स्लाइड पे वापस चलते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। ओके सर, ये स्लाइड कंप्लीट हुआ। इंटेस्टाइनल जूस अलग अलग नंबर ऑफ एंजाइम को कंटेन कर देते हैं जो कि एंजाइम कंप्लीट डाइजेशन कराते हैं, किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, और इन्हीं तीनों का डाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी जो कंपोनेंट ऑफ फूड है वो ऑलरेडी उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद से देखिए इलियम के बारे में। जो इलियम होता है यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, पूरा एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है उस पार्ट को हम इलियम कहते हैं। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर एब्जॉर्प्शन अकर, इलियम होता है। ओके सर, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यही है, क्योंकि ड्यूडेनम तो बहुत छोटा था और मैक्सिमम डाइजेशन ऊपर हो चुके थे, कुछ ही रिक्वायरमेंट है एब्जॉर्प्शन के लिए, लंबी लेंथ चाहिए, उसके लिए इलियम है। समझ में आ रहा है क्या। और ड्यूडेनम सॉरी जेजेनम था, जिजूनम, वहां पे क्या हो रहा था सर, वहां पे मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा था, ऑलरेडी कुछ डाइजेशन पहले ही हो चुका था, तो वहां पे कम, वो लेंथ उसकी कम थी और इसकी लेंथ ज्यादा है। उसके बाद से देखिए इनर सरफेस जो है, इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियन ऑफ टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। जैसे कि देखिए आप इनर वॉल देखेंगे ना, आप इंटेस्टाइन का इनर वॉल देखेंगे तो वो ऐसे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ओके सर, ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। ये क्या करती हैं, ओके सर, ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और इसके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड कैपिलरी रहती है। क्या रहती है, ब्लड कैपिलरी, जो यहाँ से फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी और ब्लड में मिक्स कर देगी। समझ में आ रहा है क्या। जो विलाई होती हैं ऐसे ऐसे ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर मिक्स होती हैं। समझ में आ रहा है क्या, जो कि फूड को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ये क्या लिखा है, इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मिलियन ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको विलाई कह रहे हैं। उसके बाद से विलाई जो होता है इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, जिससे कि एब्जॉर्प्शन हो सके, फॉर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद से क्या लिखा है, लार्ज इंटेस्टाइन पे आगे, हम कहाँ पे आगे, सबसे बड़ा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये देखिए ये स्मॉल होता है, स्मॉल एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कंपेयर में ये जो होता है छोटा होता है, तो भी इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है।
नाम में लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन लेंथ में छोटा है, वो 6.5 मीटर का था, ये 1.5 मीटर का, उससे कितना टाइम छोटा है, देख रहे हो क्या, वो 6.5 और ये 1.5, बहुत ज्यादा छोटा है। तो लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर। इसको बड़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ मोटी, वो सॉरी इसकी ब्रेथ मोटी होती है ना, इसका डायमीटर ज्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में। उसके बाद से लिखा इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, जिसके कारण जो स्टूल होता है वो सॉलिड ही होता है, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ओके, लिक्विड से सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होता है। एंड साल्ट, वाटर का और साल्ट का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, दैट मेक स्टूल सेमी सॉलिड। स्टूल किसे कहते हैं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को जो एनिमल जो होते हैं एक्सक्रीट करते हैं। ओके, इसके कुछ पार्ट देखिए, ये जो होता है, ये जो होता है, ये जो होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। क्या होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये जनरली वेस्टिजियल है। क्या है, सॉरी वेस्टिजियल, वेस्टिजियल है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन जो हमारे बॉडी में है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, समझ में आया। जैसे कैनाइन, कैनाइन ह्यूमन के अंदर कोई काम नहीं है, कैनाइन भी ह्यूमन के अंदर वो कहना में वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कोई काम नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, हम लोगों को लगता है कैनाइन का यूज करते हैं हमें चीरने फाड़ने के, वो कार्निवोरस के काम में आता है फाड़ने के लिए, मेरे को थोड़ी फाड़ना रहता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे जो वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है जिस बॉडी में है लेकिन उसका काम नहीं है। जैसे कि हो गया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसका रिक्वायरमेंट ना पहले के लोगों में थी। पहले जब लोग ना कच्चे घास फूस खा लेते थे, प्लांट प्रोडक्ट को खाते थे कच्चे में, तो उसके पास सेलुलोज होता था जिसको डाइजेशन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती थी अपेंडिक्स की, है ना। कई बार अपेंडिक्स की साइज बड़ी हो जाती है तो एक ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है जिसके कारण अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है, अपेंडिक्स को आप निकलवा सकते हैं। ओके, तो जैसे कि पहले के लोगों में क्या होता था, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती थी। आजकल हम बॉइल करके खाते हैं, सेलुलोज को ब्रेक करके खाते हैं, इसीलिए सेलुलोज क्या नाम है अपेंडिक्स की रिक्वायरमेंट कम होती है। और उसके बाद से ना ये जैसे कि क्लून होता है और ना असेंडिंग क्लोन, इसको मैंने नाम दे रखे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को क्लोन कहते हैं और उसके बाद से असेंडिंग चढ़ने, यहाँ से अब फूड आता है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आता है, ये ऊपर जा रहा है, उसके लिए असेंडिंग क्लून कहते हैं। ये ट्रांसवर्स, ऐसे ट्रांसवर्सल सेक्शन में है इसलिए ट्रांसवर्स क्लून, ये डिसेंडिंग है और उसका सिग्मॉइड क्लून, ये नाम दिए हैं, पार्ट अलग अलग पार्ट दिए हैं, बस नाम दिए हैं। उसके बाद से रेक्टम, जहाँ पे कुछ टाइम के लिए फूड को अनडाइजेस्टेड मटेरियल को स्टोर करके रखा जाता है और एनएस से फूड को बाहर रिमूव कर देते हैं। ओके, मेरे को लग रहा है ये सारी चीजें समझ में आ गई, पूरी डाइजेशन कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा ये क्या नाम है लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।